अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 88 बी स्टार्ट करते हैं जी कैप 5 का। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इन क्वेश्चंस में से जो डिस्कस हो सका, ठीक है। तो सबसे पहले पेज 97 पर पास पेपर 4 है हमारा, ऑस्कर लिमिटेड। इसके अंदर हमने एडजस्टमेंट 4 की थी, ज़रा एक नज़र फिर इसको देख भी लेते हैं। इसमें एडजस्टमेंट 1 में हमारा ईयर एंड था 31 दिसंबर 15, ठीक है ना। ये सिर्फ सब्सिडरी वाला मामला है ना अभी तो, ओके। ईयर एंड है 31 दिसंबर 15, यानी कि इसी ईयर एंड के ऊपर उसने बैलेंस शीट मांगी थी, हम नीचे रिक्वायरमेंट गायब हो गई है, ज़रा वो मिटा दी थी हमने, ठीक है। तो यही ईयर एंड है ना, रिक्वायरमेंट में देख लो 31 दिसंबर 15 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए। फिर जनाब सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, करंट लायबिलिटी, करंट पीपीई, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश एंड बैंक, ठीक है। इसके अंदर एक एडजस्टमेंट हमने पॉइंट 4 वाली डिस्कस कर ली थी। अब ईयर एंड है 31 दिसंबर 15 और हमने ड्यूरिंग द ईयर एक्वायर किया है, ठीक है। तो मिड ऑफ द ईयर एक्विजिशन है, ओएल ने एक्वायर किया है यूएल के 80% शेयर्स को, इसलिए यूएल क्या बन गई, सब्सिडरी, ठीक हो गया। उसके बाद उसने कोई ब्रांड एक्वायर, जो करने वाली एडजस्टमेंट होगी ना वो करेंगे डिस्कस, इसलिए ज़्यादा बोझ ना लें सर, ये सारे सवाल आप कह रहे थे करेंगे। जैसे अब मैंने यहाँ से देखा है कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है यूएल ने एक ब्रांड रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, शायद इंटरनली जनरेटेड होगा। एक्विजिशन डेट पे उसकी फेयर वैल्यू 45 है, ठीक है जी, और रिमेनिंग लाइफ 15 है। अब ये एडजस्टमेंट मैं आपको भला कराऊंगा, कोई ज़रूरत नहीं। ब्रांड डेबिट, सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट और फिर उसकी डेप्रिसिएशन रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करके डेट ऑफ एक्विजिशन से ईयर एंड तक वो बनते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल नहीं था हमारा, इस साल के 8 महीने बनते हैं। आगे चलो, ये एडजस्टमेंट असल में तो मैं आज करवाने आया हूँ, लेकिन पहले ज़रा 3 को देख लें। ऑन 1 अक्टूबर 15 यूएल सोल्ड गुड्स टू एस सोल्ड मशीन टू ए पी, ठीक है, फॉर 24 मिलियन। मशीन हैड बीन परचेज ऑन जकम फॉर 26 मिलियन। ये कॉस्ट गिवन है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, मशीन वाज असेस्ड हैविंग एन एस्टिमेट हैज नॉट चेंज, गेन ऑन डिस्पोजल फॉर। यार ये तो हमने की हुई है एडजस्टमेंट, सुभान अल्लाह, ये तो हमने किसी और लेक्चर नोट के अंदर कर ली थी, ठीक है। एक तो हमने नेट गेन निकाला था। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट तो ज़रा बता दो सवाल की, सिर्फ इनकम स्टेटमेंट है या बैलेंस शीट है या दोनों है? दोनों है। अच्छा, बैलेंस शीट का सवाल करते हुए हमने, अगर किसी को याद हो, चलो छोड़ो, याद मैं करवाता हूँ। हमने गेन निकाला था, उसमें से डेप्रिसिएशन को लेस किया था, नेट गेन की एंट्री हमने पास की थी। किसने बेचा है? एस ने, तो एसआरई डेबिट और पीपीई क्रेडिट। फिर बैलेंस शीट का सवाल करने के बाद हम इनकम स्टेटमेंट पे आए थे और हमने कहा था यहाँ पर अलग अलग गेन को अलग, डेप्शन को अलग रिवर्स करना है। लेकिन उससे पहले हमने कहा था कि जी गलती से इसने क्या किया है, जी हाँ, तो ऐसे करके हमारा यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट सभी बना लेता हूँ। मैं ये नीचे वाला भी अब उड़ा रहा हूँ, इधर हम वर्किंग कर लेंगे। ऊपर वाली भी उड़ा ही देनी चाहिए थी, लेकिन चलो। अच्छा जी, हमने यहाँ पर जो कहानी बनाई थी वो कुछ ऐसी थी कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पेरेंट की और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब्सिडरी की। तो हमने यहाँ पर कुछ कहानी ये की थी, बनाई थी कि जी जो गेन था ना, गेन वो एस ने गलती से सेल्स में डाल दिया था। अब यहाँ पे कोई रिसीवेबल की बात तो नहीं थी ना कि जो पैसे गए हैं ये रिसीवेबल हैं। तो पी की सेपरेट बुक्स के अंदर पी ने ये ख़रीदा था, पीपीई डेबिट किया होगा और कैश क्रेडिट किया होगा, ठीक है ना। और एस ने अपनी किताबों के अंदर कैश डेबिट किया, ठीक है, और पीपीई क्रेडिट किया और गलती से क्या कर गए, सेल क्रेडिट कर गए गेन की अमाउंट से। तो हमने कहा था ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की गलती है। जो भी फिगर्स थी मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा, मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ थोड़ी सी बात, ठीक है। तो जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने लगे थे, यहाँ पर दूसरी भी कर लेंगे ना, बीसी जैसी ही है, यानी कि इस अटैम्प्ट के अंदर आईकैप ने इस अटैम्प्ट के अंदर आकर ये दोनों एडजस्टमेंट्स डाली थी जिसमें सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की गलती थी, ठीक है। तो चलो एक और की जगह छोड़ो, ठीक है, और यहाँ पे हम बनाते हैं कंसोलिडेटेड जी। तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ
कंप्रीहेंसिव इनकम बनाते हुए हमने यहाँ पर लिखा था, आपको याद होगा, सेल्स होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है, फिर जीपी आता है, फिर अदर इनकम आती है और एडमिन एक्सपेंसेस एंड सो ऑन। मेरे लिए बस ये रेलेवेंट चीज़ें हमने यहाँ पर लिखा था। पी प्लस एस के साथ जाहिर है आपने 8/12 करना होगा, ठीक है ना जी। ऐसे ही हर चीज़ के साथ पी प्लस एस था, पी प्लस एस था, पी प्लस, अगर कोई एडजस्टमेंट है इसके अलावा मेरी नज़र में नहीं है तो माफ़ कर देना उसको, ठीक है ना। वो जैसे आपको हो कि जी नहीं वो तो फ़लाँ इनकम तो स्पेसिफिक थी, ऐसी को हो सकती है ना एडजस्टमेंट, मेरी अब नज़र में नहीं है इस वक्त, सामने नहीं हो सकता है, मिट गई हो नीचे। तो हर चीज़ जो है वो 8/12 हो गई। इसके बाद हमने कहा था कि जी इन्होंने ना सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक गलती कर दी है। वो गलती क्या की है जी, पहले उसको सही करें। इन्होंने एक गेन ऑन डिस्पोजल को अदर इनकम में क्रेडिट करना था, गलती से कर दिया है सेल में क्रेडिट। तो हमने कहा सर सेल से निकालो डेबिट। फिगर याद है कुछ? अगर सवाल सामने हो तो फिगर भी आ जाएगी वैसे तो। अच्छा चलो छोड़ो, ये क्या कहता हमने, गेन ऑन डिस्पोजल को यहाँ से माइनस करके अदर इनकम में पहले ऐड किया था, ठीक है। उसके बाद फिर हमने कहा था ओहो ये तो आपस का गेन है, ठीक है। तो इस गेन को फिर हमने यहाँ से क्या कर दिया था। इनकम स्टेटमेंट का सवाल करते हुए हम क्या करते होते हैं, हम सिंगल इम्पैक्ट के साथ चलते हैं ना बच्चों, और ठीक है। ये अगर ना याद आए तो बच्चों ये मेरी ज़्यादती है, मैंने ये एडजस्टमेंट ऐसे ज़बानी कलामी की है। ना याद आए तो अपने उस सवाल को ओपन कर लेना जिसमें ये एडजस्टमेंट आई थी, ये एडजस्टमेंट हमने की हुई है। बैलेंस शीट का सवाल करते हुए नेट गेन की डबल एंट्री की थी, SRE डेबिट PPE क्रेडिट, बैलेंस शीट हमारी टैली हो गई। इनकम स्टेटमेंट में आए तो इनकम स्टेटमेंट में अदर इनकम से गेन को अलग निकालना था और ये एडमिन एक्सपेंसेस में से डेप्रीसिएशन को अलग निकालना था, ऐसे ही था ना। तो बोलो ठीक है, डेप्रीसिएशन भी क्रेडिट हो रही थी ना, कम हो रही थी। अब ये काम तो था कंसोलिडेशन के लिए, लेकिन ये हमने क्या किया था बच्चों, ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की गलती को सही किया था, क्योंकि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एस ने क्या कर दिया था, इस गेन ऑन डिस्पोजल को अदर इनकम की बजाय सेल में डाल दिया था, ठीक है। याद आया है, एडजस्टमेंट याद आ गई है। अब ज़रा ये वाली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। अब मैं इसको भी मिटा रहा हूँ, इसको भी मिटा दो, बल्कि काम हो जाना है साइड पर ही, मिटाने की ज़रूरत नहीं है। एडजस्टमेंट नंबर 2, OL चार्ज 2.5 मिलियन टू UL मंथली टू UL। OL कौन है, एक तो ये बड़ी मुसीबत है, पेरेंट। UL कौन है, सब्सिडरी। तो P चार्ज 2.5 मिलियन मंथली टू S फॉर मैनेजमेंट सर्विसेज फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन। आगे ना पढ़ो, आगे गलती है, आगे तो गलती है। पहले जरा ये बताओ, पहले तो ये बताओ क्या है जी, P ने चार्ज किया है। अब सवाल नहीं कहा रिसीवेबल है तो खुद से रिसीवेबल कहते भी नहीं रहना। एंट्री क्या होगी, P ने अपनी किताबों में एंट्री की होगी कैश डेबिट और मैनेजमेंट फी इनकम क्रेडिट। मैं अदर इनकम लिख लूँ, बोलो, होना ये चाहिए, ठीक है ना। तो 2.5 मिलियन पर मंथ है और यकम मई से, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 8 महीने। 2.5 इंटू 8 करो, 2.5 इंटू 8 किया मैंने, ठीक है ना। ओके, कितना बना, 20। ये समझ आता है, और बोलो ये 2.5 मिलियन इंटू, इधर लिख लेता हूँ ना, वो तो मैंने मिटा दिया है, इंटू 8 इज इक्वल टू 20 मिलियन। ये एंट्री पेरेंट ने अपनी किताबों में करनी थी और सब्सिडरी ने अपनी किताबों में क्या एंट्री करनी थी, एडमिन एक्सपेंस कर लो, अदर इनकम। यहाँ दो हेड्स बने, एडमिन एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 20 से, ठीक है। और जब हमने कंसोलिडेशन करनी थी तो हमने सिंपली क्या करना था, हमने कहना था अदर इनकम में से माइनस करो 20 और एडमिन एक्सपेंस से माइनस करो 20, ऐसे ही है ना। लेकिन ICAP पे इस अटेम्प्ट में फेवरेट काम ये बना हुआ था, कहने लगा चार्ज किया है उन्होंने एस को 2.5 पर मंथ यानी 20 मिलियन टोटल, एंड हैज क्रेडिटेड इट टू, ओहो, यानी उन्होंने अदर इनकम क्रेडिट करने की बजाय अदर एक्सपेंसेस में, एडमिन एक्सपेंस ही कह दूं, एडमिन एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर दिया। अब बात ये है, नेट में तो असर कोई नहीं पड़ रहा, एक इनकम बढ़ानी थी, एक्सपेंस कम कर दिया, तो नेट में तो फर्क नहीं ना पड़ता, प्रॉफिट की सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन इससे मसला क्या आ रहा है,
फेस तो ख़राब हो गया ना, फेस तो मुंह तो बिगड़ गया ना, अब मुंह को दुरुस्त करना है। अब ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की गलती हो गई है, लाइक दिस। ये गलती क्या हुई है, ये गलती ये हुई है, ठीक है, कि इन्होंने एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर इस 20 को कर दिया है क्रेडिट, ठीक है जी, जबकि इसको करना चाहिए था अदर इनकम में क्रेडिट। तो ये मैंने बिल्कुल वैसी ही एडजस्टमेंट बना ली जैसी अभी हमने पुराने वाली रिवाइज की, जैसी हमने पर्चे में सवाल में क्लास के दौरान कर भी ली थी। अब मुझे बताओ, ये सेपरेट वाली गलती पहले सही कर लें ग्रीन कलर के मार्कर से, ठीक है, करनी। वैसे तो बेटा इस पर भी असर नहीं पड़ रहा था, एक इनकम ही थी, अदर इनकम के बजाय सेल में डाली हुई थी उसने, तो हमने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसे नहीं करना, प्रेजेंटेशन सही करो। तो हमने सही किया और फिर कंसोलिडेशन की। अभी पहले सेपरेट की गलती सही करते हैं। पेरेंट ने एडमिन एक्सपेंसेस में से 20 को क्रेडिट यानी माइनस कर दिया है। हम कह रहे हैं भाईजान इसको प्लस करें 20। ये अब क्या किया हमने, ये गलती को सही कर लिया। एडमिन एक्सपेंस जाना कहां चाहिए था, इधर भी करो +20। नाउ दिस इज सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेक्शन, जैसे उसमें किया था। वो फिगर्स नहीं ना सामने थी, आप अगर सवाल खोल के बता देते अब तक तो मैंने वहां भी फिगर्स लिखी होती। खैर चलो छोड़ो, ठीक है। अब ये हमने क्या किया, ये समझ आया। उन्होंने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पेरेंट ने एडमिन एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया था, हालांकि इनकम को क्रेडिट करना था, तो हमने एडमिन एक्सपेंस को किया डेबिट यानी बढ़ाया, और इनकम को किया क्रेडिट यानी उसको भी बढ़ाया। अब ये सेपरेट की गलती सही हो गई, ठीक है। ये हमने क्या किया जी, पहला स्टेप क्या किया, जैसे यहां पे किया था, करेक्शन ऑफ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और फिर ग्रीन कलर ये जो आ रहा है इससे क्या किया, कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, ठीक है जी, ये कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट हो गई, ठीक है ना। ऐसे ही अभी पहला स्टेप आपने क्या किया है, करेक्ट किया है आपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ठीक है। अब आपने करनी है कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। ऐसे करके हमने डिस्कस करना है आज पास पेपर्स को, ठीक है ना नुमान भाई, ठीक है। तो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करनी है। ओ भाई तुमने इनकम में 20 डाला हुआ है, कुछ तो शर्म करो यार, माइनस करो, पेरेंट माइनस करो। और सब्सिडरी ने यहां कहीं फेंका होगा, लेकिन 8/12 उसको करने की तो जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल से, ठीक है। वो एस के प्रॉफिट जब 8/12 हुए हैं तो वो तो सारे प्रॉफिट्स हो गए हैं, लेकिन एस ने यहां पर अब एक्सपेंसेस के अंदर कितने महीनों का डाला होगा एक्सपेंस, ठीक है, उसको बहरहाल उस तरह से एडजस्ट अलग से करना पड़ना है, ओके। लेकिन मैं अब उसकी एडजस्टमेंट में नहीं जा रहा, सिंपल सी बात है, एक की इनकम और दूसरे के एक्सपेंस में से इसको माइनस कर दो, ये कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट आ गई। यानी पहले आपको स्टेप बाय स्टेप, पहले आपको करना पड़ती है करेक्शन किसकी, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ठीक है जी। उसके बाद फिर आप करते हैं कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट। ऐसे ही यहां पर भी इस एडजस्टमेंट में भी आ गया, ठीक है। तो ये करेक्शन की है हमने, सेपरेट की, और उसके बाद फिर अच्छा, अब जरा सोल्यूशन में जाती मार लें यार, मैं अब उसकी तरफ नहीं जा रहा कि क्या उसने प्रॉफिट के साथ किया हुआ है, क्योंकि ये जो पेरेंट ने सब्सिडरी को चार्ज किया है 20 मिलियन, ये जाहिर सी बात है पोस्ट एक्विजिशन ही है सारे का सारा, ठीक है ना। तो अब देखने वाली बात ये है कि एस के प्रॉफिट्स जो एस के एक्सपेंसेस जो हैं कहाँ पे बढ़े, एडमिन एक्सपेंसेस, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये 102, इनके साथ उसने कोई हरकत तो नहीं की। सब्सिडरी ने एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करना था क्या? हाँ उसने तो करना ही करना था बेटा, देखो सब्सिडरी को तो मैंने भी रिकॉर्ड करवाया है, ये तो उसने सही किया है। सब्सिडरी ने नहीं एक्सपेंस रिकॉर्ड करना था, मैनेजमेंट फी एक्सपेंस वो तो करना था। अब इसने ये जो 20 है ना सब्सिडरी ने जो रिकॉर्ड किया है, क्वेश्चन इज, मैं उस तरफ वैसे जा नहीं रहा, अभी मेरा मकसद वो समझाना था ही नहीं, खैर चलो अब आ गई बात झेली तौर पर। तो सब्सिडरी ने ये जो 20 मिलियन ऐड किया होगा, ये तो सारे का सारा पोस्ट एक्विजिशन है ना। अब बोलो, अब यहाँ पर जो एक्सपेंस नज़र आ रहा है किधर गया, 102 का, इसमें से आपने करना क्या होगा, इस 102 को पकड़ना है, इसमें से 35 को अलग कर लेना है, 35 से तो सॉरी 20 को अलग कर लेना है, और बाकी कितना बचता है, बैलेंस कितना बचता है 82। इस 82 को आप कर दें 4/12 और 8/12, और जो आंसर आए उसके अंदर इसको ऐड कर दें, उसूली तौर पे तो ये बनता है फिर,
ठीक है। एक्सपेंस है तो उसी हिसाब से उलट सोच लें, लेकिन मैं इस तरफ जा नहीं रहा यार। मैं फ़िलहाल सिर्फ आपको ये मकसद ये समझाने आया था कि जी अगर आपके सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गलती है तो उस गलती को फेस ऑफ इनकम स्टेटमेंट पे पहले सही करें, सही करने के बाद कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट कर दें। बाकी वो काम आपको करने आते हैं जो पहले से काम है, मैं इस वक्त उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है जी। और इसमें कोई एडजस्ट मिटा कर देखें ज़रा, इधर से कोई और एडजस्टमेंट ना हो ऐसी। जी स्टूडेंट जी, मैंने कहाँ डिस्पोजल किया है? वो तो जब करवाई थी तो वो वाला सवाल ओपन करो, उसमें समझाया हुआ था भाई। हाँ देखो, जिसने भी बेचा उसने अगर कैश आ गया है तो गेन लॉस रिकॉर्ड करने के पहले कैश रिकॉर्ड किया होगा, नहीं किया होगा? एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है, मुझे पता है, लेकिन यकम अक्टूबर को बिका है ना, और हमारे पास बैलेंस शीट 31 दिसंबर की पड़ी है, तो जिसकी जेब से कैश गया उसका कैश में से कम हो गया 31 दिसंबर तक, और जिसकी जेब में 31 दिसंबर ही है, 31 जिसकी जेब में आया है 31 दिसंबर तक उसकी जेब में बढ़ गया। सिंपल सी बात है ना। आपने कितनी ऐसी देखो रिसीवेबल पेएबल नहीं है इसमें। सवाल में कहीं बताया उसने कि जी इसने ये जो 26 मिलियन का बेचा है एस ने पी को, ये रिसीवेबल है? नहीं है ना, इसका मतलब कैश रिसीव हो गया। अब जब कैश रिसीव हो गया तो एस ने कैश रिसीव कर लिया, पी ने कैश, इधर देखो पहले बात सुन लो फिर खोलना सवाल। एस ने कैश पे कर दिया, पी ने रिसीव कर लिया, तो ये कैश एंड बैंक में एस के कैश में आ चुका है और पी के कैश में से निकल चुका है, तो क्लोजिंग है ना। फॉर क्यों करना है, ये क्लोजिंग बैलेंस है बेटा, क्यों करना है हमने, ये क्लोजिंग बैलेंसेस है ना बेटा, इसमें तो क्लोजिंग कैश गिवन है, तो दौराने साल जब एस ने पे किया होगा तो इसमें से निकल गया होगा उसका कैश, तो सॉरी पी ने पे किया है, एस ने बेचा है। बहरहाल जिसने भी बेचा करे, जिसने बेचा उसने कैश पे किया है, सॉरी जिसने बेचा उसने कैश रिसीव किया है, जिसने खरीदा उसने कैश पे किया है, तो जिसने कैश पे किया उसके कैश में आते आते निकल चुका है, जिसने रिसीव किया उसके कैश में आते आते पहुंचा हुआ है, और ये क्लोजिंग बैलेंसेस पड़े हैं। ऐसे तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती थी, जैसे डिविडेंड पेड हम सिरे से इग्नोर कर देते थे, क्यों, कैश में एंट्री क्यों नहीं करते थे, दौराने साल हो गई कैश में आ गई। क्लियर? ओके अच्छा जी, उसके बाद कुछ भी नहीं था इसमें। चलें आगे फिर। चलें जी, अब फिर अगला काम है पेज 174। चलो जी फिर चलिए इसको यहाँ ओपन करके रख लेते हैं ताकि ये हमारे पास चेकलिस्ट रहे, इसको ले जाते हैं आगे, तो सब बताया जाएगा इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो। यार एक मिनट, एक और चीज़ भी देखते चलें ज़रा, उसके बाद उधर चलते हैं। ज़रा पेज 268 ओपन करें, सॉरी 682 ओपन करें। हम सॉरी, क्वेश्चन 13 है जी। ये तो मैंने लिखा ही था प्लान में। लगाता हूँ मैं तुम लोगों को आज, मैं अभी लगाता हूँ। ये चेक कर रहे हो, ये इंशाल्लाह शुरू कर देंगे कल।
सोल्यूशन इसका मौजूद है, किधर गया यार 13682, मेरी किताब से तो नहीं गायब हो गया सफ़ा, ये रहा। एक जी बात डिस्कस करते हैं, उसमें फिर डिफरेंट क्वेश्चन या किए या कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं, ठीक है। पेरेंट अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहा है, ठीक है, और सब्सिडरी भी अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रही है। जो सबसे पहले हमने सीखा था, याद है कुछ? नॉर्मली ऐसे ही होता था ना, दोनों ही कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहे होते थे, ठीक है जी। अब हम वर्किंग वन करते थे, तो जिन एसेट्स में, जिन सब्सिडरी के हम कंसोलिडेशन जब करते हैं तो हम सब्सिडरी को एक्वायर करते हैं ना, एमडी देखो यार, तो जिस दिन हम कुछ अहम बात है, ये इतनी अहम बात है कि ये, अब देखो, एक कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहा है, दूसरा रीवैल्यूएशन, एक रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ कर रहा है, दूसरा कॉस्ट, दोनों रीवैल्यूएशन, दोनों कॉस्ट, ये बातें समझ नहीं आती वैसे, एक जगह इकट्ठी होने लगी, इसलिए ज़्यादा अहम बात है। फिर पहले मैं इधर आकर फिर वापस चलते हैं, ठीक है, पास पेपर्स पे। दोनों कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहे हैं, तो ये वो सिनेरियो है जो बचपन से आज तक हमने किया। वर्किंग वन में हम क्या किया करते थे? वर्किंग वन में हम, बोलो, अगर सरप्लस है, मैं सरप्लस की बात, देखो लॉस उसी के उलट हो जाता है ना, तो कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है कि लॉस आज आपको सरप्लस का बता रहे हैं, लॉस का नहीं बता रहे, ठीक है। तो सरप्लस है जी, सरप्लस है, एंट्री बोलो, एसेट डेबिट, पीपीई नहीं बोलते, कभी कभी इंटेंजिबल भी आ जाता था, ठीक है। एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट, ठीक है जी। ये करके उसके बाद जब ईयर एंड आता था, तो ईयर एंड के ऊपर कॉस्ट मॉडल पे है, दोनों ही कॉस्ट मॉडल पे हैं। मैं डेप्रिसिएशन की नहीं बात कर रहा, वो तो आप एंट्री करते ही करते होते हैं ना, ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं इस वक्त ये बात कर रहा हूँ कि ईयर एंड पर आए, तो ईयर एंड पे आकर हमने, सवाल ने बताया कि जी इसकी फेयर वैल्यू जो है मिसाल के तौर पे एसेट की हो गई है 50 पे आप ले गए थे, अब 60 हो गई है। तो हम ईयर एंड पे आकर क्या करते थे? हमने तो कभी लिफ्ट ही नहीं कराई थी, ईयर एंड पे हमने कभी लिफ्ट ही नहीं कराई थी कि जी रीवैल्यू करना या नहीं करना। फेयर वैल्यू मॉडल तो था नहीं हमारे पास, तो अगर सब्सिडरी और पेरेंट दोनों कॉस्ट मॉडल यूज़ करते थे तो वर्किंग वन में एंट्री कर देते थे, ईयर एंड पे हम क्या करते थे? इसको इग्नोर करते थे। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले लेकर जाऊंगा क्वेश्चन 32, पेज नंबर ओपन करें, फिर वापस आएंगे, टेबल की पिक्चर बना लेना फिर, ठीक है ना। इस किस्म की काम ही करने आज हमने, यानी किए हुए काम ज़रा देखने, अच्छा यहाँ पे ऐसे किया था, और कोई एक आधी बात साथ और भी सीख लेंगे, ठीक है। तो पास पेपर क्वेश्चन नंबर 32 था, पेज नंबर, ये ऊपर ही करके आए हैं, इन्हीं से ऊपर चले जाएं तो पेज नंबर 647। चलो जाकर देखते हैं। एक लाइन ना मैंने छुपाई थी उस दिन, पेज नंबर 647, क्वेश्चन नंबर 32। आज इस ब्लैक लाइन को हटाने लगा हूं। देखें जी, एट एक्विजिशन डेट, वैसे एक बात बताऊं, जो पेरेंट का मॉडल होता है ना सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का, ग्रुप पे भी वही लगाते होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हमने क्या किया? इन्वेस्टमेंट इन एस ब्ला ब्ला ब्ला, ये आगे मैंने कहा था इसलिए मिटा दो, ये इसलिए मिटाया था कि जी अब इसका आपको पता है, इसलिए ये तो इसलिए मिटाया था। अच्छा, आगे हमने कहा था ऑन एक्विजिशन डेट कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स भी उस दिन बहुत किया था, याद है। नेट एसेट्स वर इक्वल टू फेयर वैल्यू एक्सेप्ट आ बिल्डिंग। ये इस पेज पे पहुंच गए सारे, इस पेज पे, एक्सेप्ट फॉर अ बिल्डिंग हुज फेयर वैल्यू एंड वैल्यू यूज 100 एंड 140 रिस्पेक्टिवली अगेंस्ट कैरिंग वैल्यू ऑफ 120। तो हमने पहली बार ये काम किया था कि हमने पहले कहा था रीवैल्यूएशन करेंगे, फिर इम्पेयरमेंट, दोनों काम किए थे। कुछ याद आ रहा है? किस किसने इस दिन छुट्टी की थी? और तुमने घर बैठ के तो पढ़ा था, चुप करो। अच्छा, ये पढ़ा था? यार चाय से याद आया भाई, किसी को बुला दो यार, इसकी चाय वाकई नहीं मंगवानी, ये ज़रूर है, ठीक है। अच्छा सुने, अच्छा जी सुने जी, अब ये बात तो हमने पढ़ ली थी, फिर रिमेनिंग लाइफ वाली बात भी पढ़ ली थी, अब बीच में कुछ छुपा दिया था, वो इस दिन के लिए छुपाया था, अब पढ़ते हैं। कहता है जी, द ग्रुप फॉलोज कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ पीपीई।
एक और ओपन करें। वैसे तो है ये इसी शीट के ऊपर, लेकिन चलो फिर भी चलते हैं। जहाँ पे मैं टेबल बना रहा हूँ वो बहुत दूर है, वैसे कौन से सफ़े बना रहा था पता नहीं हैं। शुक्र है यार तुमने ये बता दिया मुझे, ये तो मैंने तो आगे ही निकल गया था। ये जी ग्रुप फॉलोज कॉस्ट मॉडल, क्योंकि पेरेंट ही कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो ग्रुप भी कॉस्ट मॉडल पे, यानी कि ग्रुप फाइनेंस स्टेटमेंट में कॉस्ट मॉडल होना है, ठीक है ना। तो ग्रुप फॉलोज कॉस्ट मॉडल। अब हमने क्या किया था, हमने डेट ऑफ एक्विजिशन पे तो रीवन सरप्लस इन वर्किंग वन या लॉस आ गया है, डेबिट करके पीपी, यानी वर्किंग वन वाली एडजस्टमेंट हमने कर ली थी, ठीक हो गया। अब वो कहता है ग्रुप फॉलोज कॉस्ट मॉडल, और अब ये लाइन जो छुपी हुई थी, फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग जो कि इस वक्त कितनी थी, फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 100 थी ना, 100 हैज इंक्रीज्ड टू 110 एट 30 जून 2016। इस लाइन को हमने इग्नोर कर दिया था। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या है, जब ग्रुप कॉस्ट मॉडल पे है तो ईयर एंड पे रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन लिख लेते हैं ना, रीवैल्यूएशन एट ईयर एंड, रीवैल्यूएशन एट ईयर एंड क्या करेंगे, कोई नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन का रेफरेंस आ गया, ठीक है। अभी पूरा पिक्चर होने दो इसको, अभी 2 सिनेरियोज और भी डालते हैं, ठीक है। यहां तक को मसला नहीं। अगला काम, ये काम हमने कर लिया है, ये भी हमने कर लिया है जो अब मैं कह रहा हूं। पेरेंट यूज कर रहा है रीवैल्यूएशन मॉडल, रीवैल्यूएशन मॉडल, ओके, और सब्सिडरी यूज कर रही है कॉस्ट मॉडल, ठीक है। तो हमने एक्विजिशन डेट पे तो ये काम किया ही किया, लेट्स से सरप्लस ही है, तो एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट। और चूंकि पेरेंट अच्छा, अब ये क्वेश्चन ना अभी मैं आपको करवाने लगा हूं, ठीक है। इसके साथ लिखें क्वेश्चन नंबर 13 और पेज नंबर 682। तो इसलिए इसके साथ जो करना है उसके लिए थोड़ा सा सब्र कर लें, ओके। ईयर एंड पे क्या करना है मैंने कहा प्रैक्टिकली करके ही देख लेते हैं ना, उसके बाद फिर आके यहाँ पे आइडेंटिटी लिख लेंगे, ठीक है। और तीसरा सिनेरियो जो बन सकता है वो ये है, नहीं वो चौथा है, उसको तो बिल्कुल रहने दो, उसको देख लेंगे, ठीक है। अगर दोनों ही रीवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल, चौथा बाद में डालते हैं, अब ये 3 तो कर लें जरा काबू, ठीक है। तो फिर जब दोनों ही रीवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हैं बच्चों, तो वर्किंग वन में भी कुछ नहीं करना, क्योंकि जिस दिन हम सब्सिडरी खरीदने जाएंगे उसके एसेट्स ऑलरेडी, ठीक है, ओके। और इसके लिए क्वेश्चन नंबर 12 है पेज 680 पर। रीवैल्यूएशन सरप्लस सबका आ रहा था, पेरेंट का भी था, सब्सिडरी का भी था, ठीक है। ये हमने किया हुआ सवाल, ठीक है। तो वर्किंग वन के अंदर देखो, तो वर्किंग वन में 30, 70 और ये रीवैल्यूएशन सरप्लस हमने यहां से उठाया था, किधर गया रीवैल्यूएशन सरप्लस, 50 का क्लोजिंग था, किधर गया ये 50 क्लोजिंग, इसमें से उन्होंने बताया था प्री इतना है, ये प्री हमने वर्किंग वन में कुछ भी नहीं किया, ऑलरेडी जो सरप्लस पे था उसकी इक्विटी पहले ही अपनी औकात पर थी, तो ठीक हो गया। तो ये रेफरेंस, इसको भूल जाए ना, अगर चीज़ें तो ज़्यादा हो जाती हैं ना, असल में बंदा कहता है यार ज़्यादा कुछ नहीं आता, तो जितनी कम हो उतनी अच्छी होती है। खैर चलें, अब क्या हो सकता है, ठीक है। तो कोई काम है मुझसे, हाँ पॉज करें ज़रा जी बच्चों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी रीवैल्यूएशन मॉडल पे था, पता हमें कैसे चला था कि रीवैल्यूएशन सरप्लस नज़र आ रहा था पेरेंट का, एसोसिएट की तो काउंटिंग वैसे ज़रा डिफरेंट है ना, पेरेंट और सब्सिडरी का दोनों का रीवैल्यूएशन सरप्लस नज़र आ रहा था, दोनों रीवैल्यूएशन मॉडल पे थे। जब दोनों रीवैल्यूएशन मॉडल पे थे तो हमने भी क्लोजिंग सरप्लस उठाया, और उन्होंने बताया कि सल्फ़र कौन था, सल्फ़र सब्सिडरी है, इसका 70,000 प्री है, तो हमने क्लोजिंग 180, क्लोजिंग तो 50 होना चाहिए, गलत चीज़ उठा ली, सॉरी 30,
क्लोजिंग जो है वो 50, इसमें से 30 प्री है, ये प्री उठाकर इधर ले गए थे। ऑलरेडी ये सरप्लस उन्होंने बुक किया हुआ था। इसमें मुझे बताओ, हमने वैसे बैलेंस शीट बनाई थी और बैलेंस शीट ही बनाई थी, तो क्या बैलेंस शीट के अंदर इस 30 रुपए की आपने डबल एंट्री ये की थी, पीपीई डेबिट वर्किंग वन क्रेडिट? ये सवाल हमने कर लिया बच्चों, ये सवाल हमने, ये डिस्कस हुआ पड़ा है, डिस्कस तो हुआ पड़ा है, ठीक है, ठीक है। आपने यहाँ पर बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस वर्किंग्स तो बना दिया ना, ठीक है। वैसे चलो आप बैलेंस शीट जब बनाओगे, अब बनाओगे तो सही ना, 685 जमा 990 लिखोगे, 65 सॉरी 665 जमा 290 लिखोगे। अब ये 20 रुपये जो 30 रुपये जो प्री रीवैल्यूएशन सरप्लस है, क्या इसकी एंट्री आप ये कर रहे हो रीवैल्यूएशन सरप्लस का डबल एंट्री पूरी, पीपीई डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई इन वर्किंग वन क्रेडिट? ऐसा तो नहीं कर रहे, हम तो एंट्री कर रहे हैं एसआरई डेबिट और वर्किंग वन क्रेडिट। एसआरई नहीं मतलब एसआरएस, ठीक है। तो भाई हमने डबल एंट्री से एसेट को नहीं बढ़ाया, बल्कि क्लोजिंग में से प्री निकाल के वहाँ लेके, जैसे क्लोजिंग में से प्री निकाल के रिटेन अर्निंग्स का उधर लेके जाते थे। इसकी वजह क्या थी आज पता चला, इसकी वजह ये थी कि हमने दोनों ही चूंकि रिवैल्यूएशन मॉडल पे थे। अब ये ना कहना, अच्छा वो तो यहीं पे ही था, करीब ही यहीं पे था, यहीं पे था ना, कहाँ गया कहाँ गया, ये मसला था, ठीक है। ये हुआ था, रिवैल्यूएशन मॉडल था दोनों के पास, तो फिर हमने पीपीई डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट वाली एंट्री पास नहीं की, बल्कि ये ऑलरेडी डन थी, तो हमने बस एसेट को नहीं बढ़ाया। और एसेट ऑलरेडी किस पे था, फेयर वैल्यू पे था। ट्रीट तो उसको कैपिटल रिजर्व की तरह से करना है, लेकिन हम तो और मार्फत के और दर्जे पे पहुंचे हुए हैं इस वक्त, हम तो और बात पूछ रहे हैं, कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, आज तक ऐसे करते आए, क्योंकि या तो दोनों कॉस्ट पे होते थे या सब्सिडरी को कॉस्ट मॉडल पे रखते थे, चाहे हम रिवैल्यूएशन मॉडल पे भी होते थे तो। लेकिन इसका सवाल अभी करवाना है, लेकिन जब दोनों रिवैल्यूएशन मॉडल पे हों क्वेश्चन 12 में, तो उसमें ये गौर इसलिए नहीं हो सका था आपसे, क्योंकि आपने बैलेंस शीट होमवर्क में बनाई थी, वहाँ पे तो आपने 30 रुपीज़ की ये एंट्री ना की थी, पीपीई डेबिट रिवेल सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट। वो ऑलरेडी सरप्लस बुक होकर पीपीई ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे पड़ा हुआ था, तो हमने एक्विजिशन के दिन ये एंट्री नहीं पास की। हाँ, वो तो पहले ही करते हैं, क्लोजिंग माइनस प्री इज इक्वल टू पोस्ट बांट देते हैं, प्री वर्किंग वन में ले जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बात थी, छुट्टियां करने वालों। अच्छा यार क्यों आ गई है, अच्छा जी। अब रह गया, किधर गया, रह गया अब 13। ये 13 क्वेश्चन आपको अब मैं करवाता हूं, ठीक है जी। ये नोट करना है, ये नोट तब करना जब ये भी बीच वाली एंट्री भी आ जाए, ठीक है। ठहरा जाना यार, पूरी तस्वीर तो होने दे, अभी इसमें तुम अगली तस्वीर ना खींचो या फिर अगली डिलीट कर दो, फिर नुकसान हो जाएगा ना। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13। P यूजिंग रिवैल्यूएशन मॉडल, S यूजिंग कॉस्ट मॉडल। यहां पे पहुंच गए, P यूजिंग रिवैल्यूएशन मॉडल, S यूजिंग कॉस्ट मॉडल। क्वेश्चन 13 होने लगा है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बच्चों रिक्वायरमेंट आप करते रहो ना पूरी, मुझे क्या, मैंने तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का नाम ही बस लिखना है, उसमें मैं लिखूंगा सिर्फ पीपीई, ठीक है, और मैं कुछ नहीं करने लगा। और मैं आपके लिए वर्किंग 1 ओपन करूंगा, वर्किंग 2 ओपन करूंगा, 3 ओपन करूंगा, नहीं 3 नहीं, रिफर सरप्लस भी मुसीबत आ रहा है, तो वर्किंग 2.1 3.1 ये भी देखेंगे इंशाल्लाह, ये ओपन होने जा रही हैं। ज़रा पढ़ के देख लें अब एक बार जल्दी जल्दी। फॉलोइंग समराइज्ड इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन परटेन्स टू इल्म लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी सन लिमिटेड। यार जहाँ पे वो हेडिंग्स बनाई थी, जहाँ पे कि हमने ये करना है, इसमें तो ऐड कराओ। वो कहाँ पे था ज़रा भला बताओ। बहुत दूर हो गया सर, वो तो बहुत दूर हो गया, वो यहाँ पड़ा था। ये तो नंबर 5 पे जो कर रहे हैं, ये असल में नंबर 2 पे कर रहे हैं। बताओ ज़रा पेज नंबर कौन सा हुआ पड़ा है, 682। ये ऐसी चीज़ें बढ़ जाएंगी तो कोई एक आधी निकल जाएगी। जैसे अब ये मैंने ऐसे ही फारिग से लिखा होता, स्टैच्यू तो किया हुआ है ना, लेकिन फिर भी लिखा हुआ है, इसीलिए एहतियातन। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। नहीं अभी नहीं मिटाना, टाइम बच गया तो कर लवांगे जेड़ा मेरा दिल है, क्योंकि हमने उसमें सब्सिडरी की गालिबन एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट की बात की थी, सब्सिडरी की नहीं की थी। एसोसिएट में भी एक आधी चीज़ जो उस दिन मैंने ऐसे क्विकली मैंने खुद देखी नहीं हुई थी, उसने बताया तो मैंने करवाया आपको, तो इसलिए ज़रा एक नज़र देख लेंगे। अच्छा जी, सब्सिडरी है सन लिमिटेड, 31 दिसंबर 18 की बैलेंस शीट्स हैं, इसी दिन पे कंसोलिडेशन करनी है। पीपीई गिवन है,
इन्वेस्टमेंट इन एसएल बता दिया उसने, ये वर्किंग वन में जाएगा, ऐसा ही है ना। उसके बाद शेयर कैपिटल दोनों का आ रहा है, रिटेन्ड अर्निंग्स भी दोनों का आ रहा है, और रिवैल्यूएशन सरप्लस सिर्फ पेरेंट का आ रहा है, सब्सिडरी का कोई नहीं आ रहा, जिससे साबित होता है कि पेरेंट कॉस्ट मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ कर रहा है, सब्सिडरी कॉस्ट मॉडल। अच्छा जी, अब ये रिटेन्ड अर्निंग्स जाएंगी वर्किंग नंबर 2 में, 3 में, सॉरी 3 में, और ये वर्किंग नंबर 2 में चली जाएंगी। अब ये जाएगा वर्किंग 3.1 में, ऐसे ही करते थे ना, बिल्कुल आपको कहा था कि रिजर्व और इसकी ट्रीटमेंट सेम होती है। तो एस पी ये CRE और CRS, SRE के आगे कुछ भी नहीं आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि इससे मिलता जुलता इनकम स्टेटमेंट का सवाल एक हमने किया था, काश के मुझे वो सवाल याद, मुझे सवाल नंबर याद नहीं रहते, जिसमें इनकम स्टेटमेंट पास, वो कौन सा 1 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 था, कौन सा था वो, पास पेपर 1 तो था ही, उससे पहले जो छोटा प्रैक्टिस क्वेश्चन था यार, जिसके अंदर हमने बुक करवाया था सरप्लस सब्सिडरी से भी, जिसने वो पेरेंट में भी था, एसोसिएट में भी था, हमने कहा था हाँ जो भी है वो देख लेना, ठीक है, वही मैं कह रहा था। अच्छा जी, कौन से सफ़े पे थे हम, ये। वैसे ही हम यहाँ पर भी इससे करवाएंगे कि हम तुम्हारी जरूरत कैसे हुई, तुम्हारी जरूरत कैसे, वैसे वो सवाल ढूंढ रखना, क्योंकि मैंने उसको 164 पे, ओके, एक और भी खोल लेते हैं यहाँ पर, पेज 164, ये कौन से चैप्टर में है, हैं? पटाखा नहीं मारता, ये काम हमने पहले भी किया था। ये 8 ना प्रिंटेड नहीं है, मैंने लिखा ही इतना ज़बरदस्त है, ओए होए, ये प्रिंटेड नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, अपनी किताबों में देखो, यहाँ पे कुछ नहीं था। हमने कहा था ये कॉस्ट फेयर वैल्यू मॉडल पे, ये कॉस्ट पे है, तो हमने से कहा था चल 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 फेयर वैल्यू मॉडल पे ले गए थे इसको। ऐसे ही यहाँ पे भी अभी करेंगे। अब ये बैलेंस शीट का, वो इनकम स्टेटमेंट का था, ये बैलेंस शीट का, दोनों को इकट्ठा करके कर लेना आप किसी वक्त बैठ के। अच्छा, यानी एक ही सीटिंग में। अच्छा जी, IL एक्वायर्ड 80% ऑफ SL ऑन यकम जनवरी 18, चलो ये शुक्र है साल के पहले दिन है। व्हेन रिटेन्ड अर्निंग्स वर 6, ये प्री है। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन S हैड अ लैंड विच हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 30 एंड कैरिंग वैल्यू ऑफ 20, 10 का सरप्लस है, अब बोलो 10 का सरप्लस है एट द ईयर एंड। ओह अच्छा, अब ये 10 का सरप्लस, तो ये जहाँ से आप आज तक करते आए काम वही है ना, वही है, ठीक है। आपने ये इधर लिख देते हैं, यकम जनवरी 18 पर आपने कहा जी बुक वैल्यू है, थोड़ा नीचे करके लिखें जी, यकम जनवरी 18 पर बुक वैल्यू है, बल्कि ऐसे लिखते हैं जैसे आज तक लिखते आए, ऐसे यकम जनवरी 18 पर बुक वैल्यू है, बताएं ज़रा 20, और 31 इसी दिन यकम जनवरी 18 पर फेयर वैल्यू है 30, और 10 रुपये का जो सरप्लस है उसको हमने इस दिन खड़े होकर कहाँ ले जाना होता है, वर्किंग 1 में, ठीक है। इसकी एंट्री हम करते थे, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट इन वर्किंग 1, PPE डेबिट कर लो, और रीवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट कर लो, ठीक हो गया, 10-10। अगली बात लैंड है, अल्हम्दुलिल्लाह दूजी एंट्री कोई नहीं होनी। उसके बाद जनाबे वाला वो कह रहे हैं एट 31 दिसंबर 18 द फेयर वैल्यू ऑफ लैंड वॉज 32। ऐसे तो काम नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, इसको खुला डुला ले जाते हैं, एंट्री पड़ी रहे, एंट्री पड़ी रहे जी। यकम जनवरी 18 पर बुक वैल्यू बता रहे थे 20, यकम जनवरी 18 पर फेयर वैल्यू बता रहे थे 30, हमने 10 रुपये की एंट्री कर दी रीवैल्यूएशन सरप्लस यकम जनवरी 18 पर, लेकिन कहाँ पर, वर्किंग 1, ठीक है। ये एंट्री हमारी हो गई जी वर्किंग 1 में, ओके। उसके बाद 31 दिसंबर 2018 आता है ये लैंड डेप्रिशिएट नहीं होना, और 31 दिसंबर 2018 पर इसकी फिर फेयर वैल्यू सवाल बता रहा है। अब कंपैरिजन में ना हमने इस सवाल को लेकर चलना है, केड़ा सी 32 नंबर याद है आपको, अब वो बहुत ज़्यादा फाइलें खुल रही हैं। कंपैरिजन में हमने वो सवाल लेकर चलना है जिसको अभी देख कर आए हैं, जिसमें मैंने आपको कहा था कि हम रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ कर रहे थे, ठीक है, सब्सिडरी भी
हम कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहे थे, सब्सिडरी भी कॉस्ट मॉडल, वही पुराना सवाल, ठीक है। सो फिर हमने क्या किया था, ईयर एंड वाली फेयर वैल्यू को इग्नोर कर दिया था, वो लाइन जो हमने काटी हुई थी अभी जाके मैंने पढ़ाई पुराने सवाल की, ठीक है ना। अच्छा, अब हम रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ कर रहे हैं यानी ग्रुप, और सवाल के अंदर उसने कहा सब्सिडरी कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रही है। अब वर्किंग वन बनाते हुए भी हमें रीवैल्यू करना पड़ा, ठीक है। लेकिन जब ईयर एंड आया तो ईयर एंड पे चूंकि ग्रुप की पॉलिसी रीवैल्यूएशन मॉडल है, वैसे तो ये लिखा होगा वरना पेरेंट का नजर आ रहा था, और सामने देख लो, पढ़ो आगे, ये क्या कह रहा है, इट इज द ग्रुप पॉलिसी टू यूज रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर लैंड, ठीक है। इसका मतलब अब ईयर एंड पे भी हमें इसको फेयर वैल्यू पे उठा कर ले जाना पड़ेगा, और वो कह रहा है 31 दिसंबर पे फेयर वैल्यू ऑफ लैंड कितनी हो गई है, 32, ठीक है। अब ये अगेन रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया है, जैसे यहाँ पे बैलेंसिंग मैंने निकाला था वैसे यहाँ पर बैलेंसिंग निकाल लिया है, उसी तरह से वर्किंग भी कर सकते हैं जैसे आज तक करते हैं, मसला कोई नहीं है, वर्किंग का मसला नहीं है। अब प्यारे बच्चों, ये तो फिर सरप्लस आ गया, अब इस सरप्लस की एंट्री ज़रा सोच के बताना, ये वर्किंग वन में तो नहीं जा सकती भाई, इस भाई है एसेट डेबिट होगा भाई, वो तो होगा, और अब क्या करें, 2 रुपये 2 रुपये 2 रुपये 2 रुपये, ये 2 रुपये वो है जो रीवैल्यूएशन सरप्लस इन OCI से होके एस की किताबों में भी क्लोजिंग बनेगा, ठीक है। यानी एस की किताबों में अगर मैं ज़बरदस्ती लिखना चाहूँ तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 2 रुपये, लेकिन मैं अभी लिख नहीं रहा, मैं इसकी एंट्री आपसे पास करवा लेता हूँ, ठीक है जी। तो इधर देखो जी, पहली एंट्री क्या हुई, PPE डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट, और दूसरी एंट्री में PPE डेबिट अगेन, और नाउ रीवैल्यूएशन सरप्लस, लेकिन कहाँ पे, इन OCI। लेकिन फिलहाल सवाल कौन सा कर रहे हैं, बैलेंस शीट का ना, तो फिर एस के रीवैल्यूएशन सरप्लस में इसको फेंक दो, जैसे SOCI से होके तो SOCI से ही आना है, लेकिन हम SOCI बना नहीं ना रहे, ठीक है। लेकिन ये पोस्ट है इसलिए ये 2 की एंट्री भी ऐसे हो जाएगी, ठीक है। इसको नोट फरमाइए, इसको वर्किंग नंबर 8 कहो जी, 7 तक तो बुक ने भाई, सही कह रहे हैं, वर्किंग 8 हो गई है हमारी, इस सवाल में वर्किंग 8 है, ओके जी स्टूडेंट जी, दें भाई दें, लेजर वाला केड़ा होंदा है, यार ये वही है, अभी देखना, अभी मैं आपको पहुंचाता हूं जहां आप पहुंचना चाह रहे हैं। अच्छा, अब इधर देखो भाई, अब हमने बात सुनो, हमने जैसे इधर किया था, नहीं इधर नहीं, इधर कहाँ था, हाँ इधर किया था, इधर देखो बच्चों, हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पर भी एस का सरप्लस रिकॉर्डेड नहीं था, उन्होंने कहा था जी वो कॉस्ट मॉडल पे है, अगर करे तो 8 का सरप्लस आएगा, हमने कहा चल चुप करके सरप्लस लिख, और सबको एक जैसा कर लिया था। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, हालांकि वो बेचारा कॉस्ट मॉडल पे है, वो बेचारा है कहाँ, वो बेचारा कॉस्ट मॉडल पे है, तो उसने फेयर वैल्यू पे नहीं लेके जाना, लेकिन हम उसको कहेंगे चल तू भी फेयर वैल्यू पे। अब जब वो फेयर वैल्यू पे जाएगा तो उसकी बैलेंस शीट में भी 2 रुपये का सरप्लस नजर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये कब, जब कंसोलिडेशन करनी है, उसकी सेपरेट में कोई नहीं नजर आ रहा था, ठीक है ना, लेकिन मैंने जबरदस्ती जरा लिख दिया ताकि मैं यूं कर सकूं, जैसे हमने सीखा था कि वो ये रिवैल्यूएशन सरप्लस के साथ भी ऐसे ही सिखाया है, वो उसके साथ कैपिटल रिजर्व के साथ ऐसे ही है ना। तो सब्सिडरी का अब वैसा बना लिया हमने, मैं डबल एंट्री करके सिखाऊंगा, ऐसे पहुंचाऊंगा आपको, ठीक है ना जी। 30 वर्किंग 2 में ये 2.1 SRS, ये CRE वर्किंग 3 में, ये CRS वर्किंग 3.1 में। अब होगा सवाल वही कल किया है ना, सवाल कल ही किया है ना सवाल, अब वैसा बन गया। अब कल वाले सवाल के अंदर तो हम ये कह रहे थे कि केड़ा नंबर सवाल है ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, दोनों ही नवा है, कल कहा था हमने, आज तो पुराना हो गया, दोनों ही रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हैं, और ठीक है ना, तो तभी तो ये SRS और CRS बना था। आज के सवाल में किधर गया,
आज के सवाल में ये भाई साहब जो हैं ये कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं, ये पेरेंट फेयर वैल्यू, ग्रुप की पॉलिसी या फेयर वैल्यू मॉडल। हमने कहा चल तू भी आ जा कॉस्ट। अब सवाल इजी हो गया, ठीक है जी, आगे भी पढ़ लें। एनसीए वैल्यू करते हैं प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसिड्स के ऊपर। अब पहले को वर्किंग वन में ले जाओगे, नज़र भी आ रहा है, रिवैल्यूएशन सरप्लस 10 रुपये का, और दूसरे को रिवैल्यूएशन सरप्लस जो पीपीई में से आया है फॉर द ईयर पोस्ट का, ठीक है, प्री का कुछ मतलब जितना भी है वो सारा पोस्ट ही कहलाएगा ना, क्लोजिंग में तो पड़ा नहीं था, ठीक है, तो सारे का सारा उसके बाद ही आया पोस्ट में, वो 2 रुपये वहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। शुरू करें जी। माशाल्लाह, इतने मार्कर रखता है साकिब कि मैं चेक करते करते ही क्लास गुजार देता हूँ, मुझे सही मार्कर जब तक मिलता है क्लास खत्म होती। जी बच्चों, अब ये बनानी है आपने घर पे, आज इस सवाल की ये बनानी है आपने, ठीक है। इसमें से मैं तो सिर्फ इतनी बात लिख देता हूँ, ओके। चलो कोई और डाटा मिल गया तो कर लेंगे। वर्किंग वन होती है, वर्किंग वन बनाएंगे, एडजस्टमेंट अकाउंट। फिर जनाब वर्किंग टू आपकी मशहूर ज़माना होती है SRE। उसके बाद नॉर्मल वाली वर्किंग तो कर लेना। वर्किंग थ्री होती है आपकी CRE, और वर्किंग फोर आपकी हुआ करती है NCI एंड सो ऑन, जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाए, ठीक है। आज का सवाल शुरू करते हैं, सवाल शुरू करें। आज का सवाल, आज की ताज़ा खबर, आज का सवाल 110 जमा 55 PPE आ गया। 100 नजर आ रहा है ना, 110 जमा 55, ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा सा और जूम इन कर लें जी, ताकि दूर से नजर आ जाएगा मुझे भी। इन्वेस्टमेंट इन SL 80% शेयर होल्डिंग है, ये सीधा ही वो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन SL है, तो वर्किंग वन में ले आओ। 80% था, सॉरी मैं 80 लिखने का जी, 40। नेक्स्ट शेयर कैपिटल 100 और 25, 100 आया करता था फेस पर और 25 एडजस्टमेंट अकाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट रिटेन्ड अर्निंग्स वर्किंग थ्री, वर्किंग टू। वर्किंग थ्री में PRE, लेकिन क्लोजिंग लिखा करो कितनी, 43, अच्छा 46, और SRE क्लोजिंग 30। ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो खाम में आपको कॉन्फिडेंस लूज करा जाएं, घर बैठे हुए सवाल कर रहे हो या रिवीजन कर रहे हो या सोच आ जाए या पर्चे में आ जाए। इसीलिए जो कर रहे हैं ना आपके सामने ही ला के कर रहे हैं कि जो करना है इधर लूज शूज कर लो, उसके बाद फिर तबीयत सही हो जाएगी जब डिस्कशन हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, टाइम है, ठीक है। तो चल रही कंसोलिडेशन लंबी कर ली है हमने, कंसोलिडेशन कब से चले जा रही है, IAS 37 शुरू हो गया, ये साथ ही चलाई रख रहे हैं इसीलिए, ताकि हल्की आंच पे ये चलता रहे जी। उसके बाद रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। क्या कहा था कल वाले सवाल में, 100% सेम ट्रीटमेंट इसका रखो लाइक कैपिटल रिजर्व। इसका मतलब वर्किंग 2.1 बनेगी एस के रिवैल्यूएशन सरप्लस की, और वर्किंग 3.1 बनेगी C के रिवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है जी। अब ये क्लोजिंग्स हैं, लेकिन असल में कहानी क्या है, असल में तो कहानी ये क्लोजिंग कुछ नहीं है फिलहाल, ठीक है। अब ओके 4 को तो ले जाएं, 4 तो आ जाएगा यहाँ पर, पेरेंट के रिवैल्यूएशन सरप्लस का क्लोजिंग 4, ठीक है जी। अब मेरे बच्चों ज़रा ध्यान से देखो, मुझे यहां पर क्या चाहिए होता है बांटने के लिए, नहीं प्री तो जला जाता है यहां से, मुझे इस में से क्लोजिंग में से प्री निकाल के पोस्ट चाहिए होता है बांटने के लिए। सेम गोज हेयर, यहां भी पोस्ट चाहिए, ठीक है। ये तो कंसोलिडेटेड है, ठीक है ना, यानी कि एस की रिटेन्ड अर्निंग्स या कैपिटल रिजर्व या रिवैल्यूएशन रिजर्व में से हम बंटवारे के अंदर क्या लेकर जाते हैं, पोस्ट,
क्या लेके आते हैं? पोस्ट। ठीक है, अब मैं आपके साथ पहले एडजस्टमेंट्स करूंगा, फिर ये 2 की बात करेंगे। यहां पे लिखूं या ना लिखूं? एडजस्टमेंट, IL acquired blah 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 and land had fair value of 30 and carrying value of 20 at the year end 31 दिसंबर 18, fair value was 32, it is a group policy to blah blah blah। ये पहली बात हो गई है। ठीक है, अब यकम जनवरी 18 पे पहली एंट्री करवाओ, PPE डेबिट कितने से? 10 से, क्योंकि इसने कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ है। PPE 10 और वर्किंग, यहां पे रिटेन अर्निंग की जगह छोड़ दो, रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ लैंड 10। ठीक हो गया, सही है। उसके बाद ईयर एंड आया। अब ये रीवैल्यूएशन सरप्लस भी PPE में, ये नई चीज है, रेड से आ रही है, PPE से डेबिट, ये पुरानी चीज थी ना, ये PPE में डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, जो OCI से होके इधर ही आता है। मसला ये है कि क्लोजिंग कुछ नहीं है कि क्लोजिंग माइनस प्री करें। अब मुझे जरा गौर से देखकर बताओ, हमने इस सब्सिडी को एक्वायर ही कब किया है? यकम जनवरी 18 पे। तो यकम जनवरी 18 से 31 दिसंबर 18 तक ये पोस्ट का पीरियड है। इस पोस्ट के पीरियड के अंदर कितना सरप्लस आया है? तो मेरे ख्याल में तो ये वैसे ही क्या है, ये एस का जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है, ये सारे का सारा पोस्ट है, ये क्लोजिंग है ही नहीं। यही पोस्ट और यही क्लोजिंग, एक ही बात होगी ना। और ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग तो अगर देखा जाए पूरा सरप्लस लें तो फिर तो वो 12 बनता है, लेकिन मसला ये कि वो 10 तो इधर आता ही नहीं है, 10 तो इधर आता ही नहीं। ठीक है ना, तो सादा बात है, ये 2 रुपये, ये ईयर एंड पे हमने रीवैल्यू किया है, ये रीवैल्यूड है। कैसे पता चला? इसका सरप्लस आ रहा है क्लोजिंग डेट पर। ठीक है, लेकिन इस 55 में ना 10 की रिवैल्यूएशन थी ना 2 की है, क्योंकि ये कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं। तो अब हमने 10 की तो वर्किंग 1 में फेंक दी और 2 की हम ले आए हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ सब्सिडरी में, जो कि इतना ही है। ओके, इससे पहले कुछ था ही नहीं। तो एज ऑन भी यही है ना, इस साल का है ही यही। ठीक है, आप इधर क्लोजिंग लिखोगे 2 लिखोगे तो फिर मैं लड़ाई करोगे मेरे साथ कि जी 10 भी तो था, वो किधर गया। फिर 12 लिखोगे तो फिर कहोगे चलो जी 12 में से 10 प्री है, तो फिर ये एंट्री यहाँ नहीं कराओगे। तो इसलिए छोड़ दो इस बात को। जो असूल बताया वो पहला असूल है, क्या? जिस दिन रीवैल्यूएशन एक्विजिशन डेट पर करनी है तो सरप्लस या लॉस को कहाँ भेजना है? वर्किंग 1 में। उसके बाद बात इकट्ठी करते हैं उसके बाद। ठीक है, एक ही बार जाके। ठीक है, पहले अब यहां पर जो कहा है वो कर लो। ओके, फिर जरा केसेस तीनों सामने आ जाएंगे ना। ठीक, अब मैं क्या कह रहा हूं, हमने रिवैल्यूएशन कर ली एक्विजिशन डेट पर। ठीक है, अब अगर तो सवाल कल वाला होता, वो वाला सवाल होता जो जिसमें मैंने मिटा दिया था, उसमें क्या था, दोनों ही कॉस्ट मॉडल पे थे, ग्रुप की पॉलिसी ही कॉस्ट मॉडल थी, तो फेयर वैल्यू को इग्नोर कर दिया। ठीक हो गया। कल वाले सवाल में क्या था, दोनों ही रिवैल्यूएशन मॉडल पे थे, तो पहली एंट्री हमने की ही नहीं, वही सरप्लस उठा के यहां से प्री कह के उधर ले गए। आज तीसरा केस आया, आज सब्सिडरी ने मॉडल ही कौन सा रखा हुआ है? कॉस्ट। अब जब कॉस्ट मॉडल है तो पुराने सवाल की तरह से पहला काम भी हुआ, PPE डेबिट सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट, ये पहला काम पुराने सवाल वाला। अब वो पुराने सवाल से जिसमें वो मिटाया हुआ, वो जो छुपाया हुआ अभी सामने किया था, उससे कंपेयर करो। पहला काम तो हुआ, लेकिन उसमें दूसरा काम क्यों नहीं किया था? क्योंकि सब्सिडरी और पेरेंट सभी कॉस्ट मॉडल पे थे। लेकिन आज पेरेंट रिवैल्यूएशन मॉडल पे है, उसका सरप्लस भी क्लोजिंग में आ रहा है, उसके PPE ऑलरेडी रिवैल्यूड अमाउंट पे हैं। लेकिन ये जो 55 जमा 10 किया था, ये यकम जनवरी 18 की फेयर वैल्यू पे तो आ गया है, ये अभी 31 में 18 की फेयर वैल्यू पे नहीं है, इसको लेके आना है। तो उसकी एंट्री कर लो, सिंपल एंट्री, मजीद बढ़ाओ 2 से डेबिट। लेकिन अगर इधर लाते हो तो ये तो एक्विजिशन डेट पे चला जाएगा, तो फिर कहां जाना है? सिंपल सी बात है कि ये सारे का सारा पोस्ट नहीं आया है, इसकी एंट्री हो गई PPE डेबिट और ये सरप्लस इन OCI से होकर इधर ही आएगा क्रेडिट। ठीक है, सवाल तो मेरे ख्याल में खत्म हो गया। अब देखो भाई इधर और क्या है इसमें। NCI को हम प्रोपोर्शनेट शेयर देते हैं। मेरे ख्याल में अब नहीं चाहिए मुझे ये सवाल मजीद बैलेंस करना। इसमें प्री बताया हुआ है इन्होंने,
एस की रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी थी, किधर लिखा हुआ, व्हेन रिटेन्ड अर्निंग्स वर 6, तो यहां से ये 6 यहां पे आ गया रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है जी। अब आप इससे आगे गुडविल निकालनी होगी, निकाल लेंगे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मुझे असल में ये समझाना था सीआरई और एनसीआई में क्या जाता है, 30 - 6 पोस्ट का 24, बताओ 85% है 80% है जी, बोलो 24 का 80% 19 कर लो और इधर 5 कर लो। ये 19 रिटेन्ड अर्निंग्स में आया और ये 5 एनसीआई में आ जाएगा। हाँ वर्किंग 1 वाला आपने लेकर आना ही है, वो तो आना है। उसके बाद ये एस की रिटेन्ड अर्निंग्स 5, ऐसे ही ये ऑलरेडी पोस्ट हो गया है, ये पोस्ट सीआरई और एनसीआई में बांट दो, ये 0.8 आ गया। अब आप कहोगे इधर भी करो, कितना था यार 18 पॉइंट कितना था 19.2 और ये 4.8, मजबूरी होगी भाई, 19.2 और 4.8 और ये 0.8 और 0.2 हो जाएगा। अब बोलो, अब ये रिवैल्यूएशन सरप्लस है तो क्या 80% है 2 का, अच्छा सॉरी 10 हो गया जी, 1.6 और 0.4, मैंने 1 रुपया समझा था जी, 1.6। आप कहोगे यहाँ से नज़र नहीं आता, जितना करीब होती है ना फिगर, अब ये इधर से पीछे नज़र कुछ नहीं आ रहा होता यार, चेंज ही कर दो, और 0.4 जा भाई, ओके जी। अब हाँ आरएस में आएगा, ये वहीं जाकर ही कहना था जी, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स तो रियलाइज्ड प्रॉफिट्स होते हैं, ये अनरियलाइज्ड होते हैं, तो इनको उधर नहीं फेंक सकते। गलती से वहां लिखा भी गया तो फेंकना यहीं पे आके, ठीक है, मेरी तरह गलती से मतलब आदत पड़ी है ना, सीआरई एनसीए सीआरई लिख भी जाओ कोई मसला नहीं, इधर लिखते हो तो याद करोगे ना, रिवैल्यूएशन सरप्लस अनरियलाइज्ड है, रियलाइज में ना फेंक देना। तो ये एस की रिटेन्ड अर्निंग्स आई थी, ये एस के रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गए पोस्ट वाले 1.6 और 0.4, ठीक है जी। अब क्लोजिंग निकाल लेना, ये वैसे ही क्लोज हो गए, यहां से गुडविल निकाल लेना, सवाल खत्म। अब इसको पूरा कर लें जरा, इस ठहवाऊ को पूरा कर लें, ठहवाऊ को। अगर किसी ने ये एंट्रीज करनी है तो भी बेशक कर लें, बल्कि अब तो एंट्री आप खुद ही करेंगे मेरे ख्याल से। अब आपको क्या, अब आपको एंट्री कराना सूरज को चिराग दिखाने जैसा। बताओ जी, अगर पेरेंट रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहा है लेकिन सब्सिडरी का कॉस्ट मॉडल है, तो वर्किंग 1 एक्विजिशन डेट पे भी इसको रिवैल्यू करना पड़ेगा, वर्किंग 1 वाली एंट्री होगी एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट। और अगर सब्सिडरी का कॉस्ट मॉडल है और ग्रुप पॉलिसी है फेयर वैल्यू मॉडल, तो कंसोलिडेशन के वक्त कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी ईयर एंड के ऊपर फेयर वैल्यू पर एसेट्स को रखना पड़ेगा। हमारी पॉलिसी फेयर वैल्यू मॉडल है ग्रुप की, तो फिर इसको दोबारा रिवैल्यू करना पड़ेगा। अगर सरप्लस है, लॉस इसके उलट कर देना ना, अगर सरप्लस है तो ये सरप्लस एसेट को डेबिट करेगा और ये सरप्लस एस आर ई, खुदा का खौफ करो, एस आर एस। अब ये वर्किंग 1 नहीं है, ओके, ये कौन सी वर्किंग है, इन वर्किंग जगह ही कोई नहीं बची, वर्किंग 2.1 क्रेडिट, ठीक है, ताकि आपको याद रहे जी कितना था इतना। अब वो अब उधर है ना, आपके सवाल में एडजस्टमेंट पड़ी है, ये तो अब रूल है ना, ओके, और सही है। तो ये वर्किंग 2.1 लिखने की कोशिश की है, अल्लाह करे आपको ज़रा इसको और थोड़ा सा स्मार्ट करके लिखें, सब्सिडरी रिवैल्यूएशन सरप्लस, मेरे जैसा स्मार्ट, इन वर्किंग 2.1। अच्छे हैं आप लोग, चाय और पिएंगे? अच्छा जी, हाँ जी बच्चों, तो टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है जी। चौथा भी फिर लिख लेंगे, फिलहाल कर लेंगे। उसमें क्या होगा, उसमें ग्रुप की पॉलिसी जो होगी वही करना पड़ेगा, फिर सरप्लस से होकर पड़ी होंगी तो उतारना पड़ेगा, उसको छोड़ दो फिलहाल, ठीक है। वो मेरा नहीं ख्याल कि टेस्ट होने वाली चीज़ है, बस यही है काबिल टेस्ट, ओके। सादा बात, हाँ भाई, अगर दोनों ही कॉस्ट मॉडल पे हैं तो IFRS 3 और 10 कहते हैं इन्हें रीवैल्यू करो एक्विजिशन डेट पे, वो कर लेना, ये रेंट पे कुछ ना करना, वो सवाल जो अभी सवायद कराया काले से, ठीक है।
फिर अगर दोनों रीवैल्यूएशन मॉडल पे हैं तो एक्विजिशन डेट पे भी कुछ ज़रूरत नहीं है करने की और ईयर एंड पे भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने रीवैल्यू किया हुआ, सुन ले हंसी जा रहा है, फिर हादसा निकलना है तेरा। अगर कॉस्ट मॉडल पे दोनों हैं तो IFRS 3 और 10 की माननी पड़ेगी, कॉस्ट मॉडल पे पड़े हों चाहे, एक्विजिशन डेट पे हमें उन्हें रीवैल्यू करना पड़ेगा, लेकिन ईयर एंड पे कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर दोनों रिवैल्यूएशन मॉडल पे हैं, दूसरा ये देखो, दोनों रिवैल्यूएशन मॉडल पे हैं तो जब है ही एसेट फेयर वैल्यू पे तो एक्विजिशन डेट पे भी फेयर वैल्यू पे है, ईयर एंड पे भी फेयर वैल्यू पे है, तो ना एक्विजिशन डेट पे कुछ करो ना ईयर एंड पे कुछ करो, सुकून वाला सवाल, ठीक है। अगर हुए को मैंने अभी नहीं लिखा, ठीक है ना, वो वाला केस नहीं लिखा इसीलिए। नेक्स्ट, अगर पेरेंट रिवैल्यूएशन मॉडल पे, सब्सिडरी कॉस्ट, जो पेरेंट की पॉलिसी है ना वो ग्रुप की पॉलिसी होती है, ठीक है ना, तो अब्बा जी जो कह रहे हैं उधर ही होगा। तो रिवैल्यूएशन मॉडल पेरेंट का और सब्सिडरी का कॉस्ट मॉडल है, तो वर्किंग वन, क्योंकि सब्सिडरी कॉस्ट मॉडल पे वर्किंग वन मतलब एक्विजिशन के दिन भी रिवैल्यू करना पड़ेगा और ईयर एंड पे भी, लेकिन एंट्री बदल जाएगी। ये तीनों क्वेश्चन आ गए, इनको अब पिक्चर में आप ले सकते हैं, कैद कर लें इनको पिक्चर में। तस्वीर तो बन गई होगी अब तक यार, अगर कर लेना फिलहाल ये देख लो, मेहरबानी करो हजम कर लिया करो, सब अगर मगर सोच रहे हैं ना बैठ के, सोच के दे जा रहे हैं, अब वो अगर तुम लोग मगर ना हो जाओ, स्लोली चलते रहो और ये देखो कि लेवल कहाँ पहुँच गया। बाकी बेटा मैंने आपको एक बात शायद पहले भी की हो, ये एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। आज FAR 1 में भी ये बात करके आया हूँ कि आप 100 सवाल करोगे तो 101वां पर्चे में आना है, एक दो एडजस्टमेंट्स उसमें ऐसी होंगी जो आपको इंशाल्लाह नहीं आती होंगी। अल्लाह ने चाहा तो नहीं आती होंगी, अल्लाह ने चाहा तो आती होंगी, मैंने कौन सा कहा है कि ना आए, ठीक है। अब उसमें ना बेटा, उसमें यह है कि वो मैंने वो सुबह क्लास में ही कहा कि लग गई तो रोज़ी, ना लगी तो रोज़ा, पर्चे में हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो जिसमें आपको मसला ऐसा आ गया है ना वो सबको आया बैठा होगा उस दिन, ठीक है। असल ये है कि 60-70% जो होनी चाहिए वो नहीं हुई तो फिर मसला है, फिर आप प्रॉब्लम में। जो हर सवाल के अंदर 70-80% नंबर हैं वो नहीं ले रहे तो मसला है, जो एक दो एडजस्टमेंट बरकत वाली आती हैं वो नहीं हो रही तो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, ओके। पास भी हो गया था ना यार, अभी वो कहाँ गया यार, ये रहा, लो भाई ये हो गया और अभी ये हो गया। अभी चलते हैं पास पेपर 4 हिमालय की तरफ। हिमालय, चलो हिमालय चलो, लड़ाई है अपनी उधर। दिमाग वाले को ना छेड़ा करो यार। पास पेपर 1 तो अल्लाह किया हो ही गया, आखिर ये वैसे पास पेपर 1। पास पेपर 2 इसको ज़रा देख लेंगे, ये ऐसे कुछ किया था गंदा मंदा करके, लेकिन इसको देख लेंगे, अगर टाइम बचा तो पूरा ही हो गया था क्लियर। थ्री भी अभी करना है डिस्कस, और 4 ये होमवर्क दिया था आपको। अच्छा यार हो गया तो मैंने भी तो करना है ना, मेरा तो ना हुआ अभी, अगली बार बच्चों को कराना पड़ा, मुझे तो भूला होगा, कोई बात नहीं, वो भी मैं डिस्कस करूँ यार। 1 मिनट खलो जाओ, मेहरबानी ताड़ी। ओके, नंबर 4, रिक्शा वाला आ गया भाई, जानदा हो फिर पुत्र निकल। चलें जी, इसको शुरू करते हैं ज़रा। फॉलोइंग आर द समराइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हिमालय लिमिटेड एंड मेथड लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 20। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर HL's कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट बनानी है सिर्फ, पढ़ लेना सवाल पर्चे में।
और उसके बाद वही अगली आदत जो उसने आजकल बना ली है, जिन चीज़ों को आपने इग्नोर किया है उनको लिख दो। तो जो इग्नोर करोगे वहीं पे 10वीं बी पार्ट ओपन किया होगा, आपने जाके लिख देना है कि हमने जी मिसाल के तौर पे शेयर प्राइस ऑफ पी हैज़ बीन इग्नोर्ड ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। क्यों जी, ज़रूरत ही नहीं होती ऐसी। जो चीज़ इग्नोर करो ना पर्चे में, जैसे इसको हम काटते थे उसको बस लिख दो। ये ज़रा आजकल चाह रहा है। चलें जी, बैलेंस शीट बनानी है। ओके, क्वेश्चन 4 है, वी आर फॉलोइंग आर द समराइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हिमालयन मेथड। 31 नंबर 20 पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स यानी कि वो जो हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे होते हैं, ठीक है जी, जिनमें वो पीपीई गुडविल वगैरह करते कराते इन्वेस्टमेंट्स आ रही होती हैं। वो कितनी गिवन है इस वक्त? 4320। सारा जोर आज इस सवाल में ना इसी के ऊपर है। बड़े इंपॉर्टेंट पेजेस थे, ज़रा पेज 27 ओपन करो। ऐसे ही दिल कर रहा है, इसको यही रहने दो, किसी और फाइल में खोलते हैं, जाके इसमें खोलते हैं। पेज 27 जी, पेज 27 पे क्या है जी? परचेज कंसीडरेशन जिस जिस शक्ल में हम पे कर सकते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की पॉसिबिलिटीज़, सॉरी सब्सिडरी, एसोसिएट भी उसी में ही आ जाता है, ठीक है। ये सफ़ा बच्चों, ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट सफ़ा है। आप देख रहे हो पास पेपर 2 स्टैच्यू में भी यही मसला था, अभी पास पेपर 4 मैंने शुरू किया, आपको इसमें भी ये मसला नज़र आएगा, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 27। एक तो इसको सीने से लगा के रखना है आपने। दूसरा जो क्वेश्चंस थे ना 17, 18, 19, 20, 18 वो वाला 18 है, वही जो बीच में करा लिया होगा। खैर 18 मेरे ख्याल में एसिड था, पता नहीं कहाँ गया, ठीक है ना। एक तो ये क्वेश्चन कह रहा हूँ, पेज नंबर 27 आपने हमेशा सामने रखना है। जब भी कोई एडजस्टमेंट आए पर्चे में, परचेज कंसीडरेशन से मुताल्लिक कि हमने शेयर्स खरीदे बाय पेइंग कैश, बाय इशुइंग शेयर्स, या बाय वादा किया ऑफ इशुइंग शेयर्स, या बाय वादा किया ऑफ पेइंग कैश, या बाय वादा किया ऑफ अच्छी परफॉर्मेंस पे कैश वगैरह वगैरह, जब भी ये चीज़ें आएँ फ़ौरन पेज 27 ओपन कर लो, पिक्चर खींच के अपने पास फोटो कॉपी करा लो इस सफ़े की, वो वैसे ही रखा करो, क्योंकि पिक्चर तो मोबाइल तो बंद करके आप होमवर्क करते हो ना, ठीक है। तो आप जो है वो पेज एक यहाँ से फोटो कॉपी करा के ले जाना, जब भी कभी पास करते हुए किताब में रखा हुआ सफ़ा, जब भी कभी ये एडजस्टमेंट आए इसको सामने रख लो, ठीक हो गया। पेपर में नहीं, पेपर तक जाते जाते इंशाल्लाह आपको वो अजबर होगा, कभी मसला ही नहीं होगा। ठट्ठे ना लगाया करो, मजाक उड़ाते उस्ताद का। उसके बाद ये क्वेश्चंस भी आपने, जो रेलेवेंट क्वेश्चन हो, कोशिश करनी है, ये घर पे ना प्रैक्टिस ऐसे हो सकती है, जब भी एडजस्टमेंट आए आप जाके उसको देख लो, ठीक है। अब ये एक सफ़ा है मेरे सामने, ठीक है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ जी अपने आप सवाल की तरफ। मुझे लगता है एक और भी ओपन कर लेना चाहिए। ताकि आपका वो गिला भी दूर करें ना कि जी वो सर क्वेश्चन 20 रहता है, हर वक्त ये कहते रहते हैं आप लोग, हर वक्त यही कहते रहते हैं। अगर आ गया, बारी आ गई तो अब करके जाना पड़ेगा। आजा यार, आजा प्लीज़, आ गया, नेड़े आ गया, बहुत नेड़े आ गया। देखो, तो ये 2 सफ़हात हैं जी, ये 2 सफ़हात आपके साथ साथ होने चाहिए। अगले सफ़े तो सिर्फ वो था, लैंड दे दिया था हमने, लेकिन आज वाले सवाल में ही मेरे ख्याल में किसी एक के अंदर ये भी मैंने देखा था, पता नहीं 2 में या 4 में, देखते हैं, ठीक है। चलो जी, अब सवाल शुरू करते हैं, तैयारी हो गई है सवाल करने की। इन्वेस्टमेंट मैंने पकड़ ली बैलेंस शीट से, बाकी सब आप कर लेंगे, पीपीई को ऐड करते हैं, सारा कुछ करते हैं आप, मैं वो काम डिस्कस कर रहा हूँ इन सवालों में जो, लेकिन मसला ये कि जो डिस्कस होता जाए, अब वो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ है। हाँ, मतलब कि उसको कर लेना। अगर आज मसला हल ना हुआ तो फिर प्रेप लीव में तो कभी नहीं होगा, और उस वक्त फिर हम नहीं मिलेंगे, ठीक है। नहीं, मैं आया भी तो मैं भेस बदल के आया करूँगा कि लाइब्रेरी में बैठे हुए मुझे पकड़ लें लोग, ठीक है, कभी नहीं। अच्छा यार पढ़ लें, अभी देखो ना, नमाज में सिर्फ 25 मिनट रह गए। नहीं, इससे के साथ मजाक नहीं कर सकता, बाकी बहुत कुछ कर लूँगा, टेंशन ना लो, जैसे कहोगे वैसे कर लूँगा। अच्छा जी, ऑन 1 अप्रैल 2020 और मुसीबत मारों ने क्या कर दिया, और सब्सिडरी को एक्वायर कर लिया।
और ड्यूरिंग द ईयर सब्सिडरी है ना 90%। अल्लाह, HL ने ML के 90% शेयर, ML इज सब्सिडरी। या जालमो यकम कोई खरीद लेते या एड्डी केड़ी आखिर आई सी, थोड़ा 1 साल रुक जाते हमारे सवाल की मुसीबत। खैर चले कोई बात नहीं, ये तो अब पता लग गया। अगर इनकम स्टेटमेंट बनाते तो एस के साथ तलवारें चल जाती उस पर, ठीक है। अच्छा, अब जी फौरी तौर पे यहाँ पे मैंने एक वर्किंग ओपन कर ली, आपको ज़रा, बाकी तो आपने घर पे करना होता है ना। अब ये सवाल ऐसे ही डिस्कस होते हैं, ठीक है, लेकिन होंगे ज़रूर, कोई एडजस्टमेंट भी होगी, जब तक क्लियर नहीं होगी हम कर लिया करेंगे उसको डिस्कस, 10 बार कर लें बच्चों। वो कह रहे हैं ऑन 1 April HL एक्वायर्ड 90% शेयर होल्डिंग इन ML एट 220 million rupees विच वॉज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय HL। ठीक है जी, मतलब इसमें 220 जो है वो ऐसा है कि जो इन्वेस्टमेंट, थोड़ी देर मुझे लिखने देना एक दफ़ा है, वो इन्वेस्टमेंट इन एस है 220, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ तक तो बात सही लग रही थी, लेकिन आई कैप है ना, है जी, आगे थोड़ा सा उसने ऐसे स्टंट किया। फिर इट इंक्लूड्स प्रोफेशनल फी ऑफ 30 फॉर एडवाइस ऑन एक्विजिशन ऑफ ML। ओए होए होए होए, ये तो गड़बड़ होगी भाई। तो इसका मतलब हमें ये वो वर्किंग 1.1 करनी पड़ेगी जिसमें हम गलतियां सही करते थे, याद है। तो वर्किंग 1.1 ओपन की हमने, उसमें हमने कहा जी एज पर क्वेश्चन जो है ना जी वो है 220। भाईजान आप हट जाए। इसमें एक एक्सपेंस पड़ा है 30 का, निकालें बाहर, इसकी एंट्री करा दो। एक बात आज कर दूं, ज़िंदगी आसान होने जा रही है। नुमान मोबाइल रख के सुनने वाली बात है ये, वरना रख के अच्छा जी, अर्ज किया है कि इस सफ़े पे आने वाली हर एडजस्टमेंट CRE को हिट करेगी। अर्ज किया है कि इस सफ़े पे आने वाली हर एडजस्टमेंट, उसकी वजह पता है क्या है? ये क्या लिखा हुआ है, परचेज कंसीडरेशन। इसमें PTCL वर्सेस हबीबी होते हैं, इसमें सब्सिडरी का कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं होता। कैश ले जाओ भाई, कैश, शेयर्स ले जाओ भाई, डिबेंचर ले जाओ भाई, कैश ले जाना भाई, डिबेंचर ले जाना भाई, ओह सॉरी शेयर्स ले जाना भाई, और भाई पैसे ले जाना अगर अच्छा परफॉर्म किया उसने, और भाई एसेट ले जाओ, बस। अब वो भाई 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 सब हबीबी के साथ की एडजस्टमेंट्स, ये सारी डिस्कशंस हो रही हैं। तो ये जो पेज 7 की एडजस्टमेंट्स हैं, जब भी सवाल में आएंगी ये या तो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाती है ना चीज़, ठीक है, या उसके बाद अगर कोई इंटरेस्ट आया था, जैसे कोई गेन लॉस आया था, कंटिंजेंट को रिकॉर्ड किया था प्लस माइनस करते हुए, हर चीज़ ने किसको हिट करना है। अब वो ज़रा देख लेना ना, ध्यान से तो देख लेना कि इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट किया, तो अब इन्वेस्टमेंट को तो CRE में नहीं ना फेंकना, वो तो वर्किंग 1 में ही जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखो, यहाँ पर डेट इंस्ट्रूमेंट जब इशू करते हैं उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। परचेज कंसीडरेशन पेएबल थी, इंटरेस्ट एक्सपेंस पे किया, CRE लिखा था, याद करें, ठीक है जी। परचेज कंसीडरेशन पेएबल पे क्रेडिट हो गई। कंटिंजेंट कंसीडरेशन थी, इसको भी, इसकी भी कमी बेशी कहाँ जा रही है, देखो CRE में। एसिड दिया था, नफ़ा आया था, यहाँ सवाल भी किया था, वो यहाँ नहीं किया था, वहाँ पे किया था 18 के ऊपर टॉप पे, ठीक है। उसमें भी अदर इनकम, यानी कि इस सफ़े पे आने वाली एडजस्टमेंट्स या तो वो वर्किंग 1 में जाएंगी इन्वेस्टमेंट में, या अगर एक्विजिशन के बाद कोई गड़बड़ है तो वो हमेशा किस में जाएंगी, CRE में, क्योंकि इसमें मामला ही किसका है, PTCL का और हबीबी का, ठीक है। ये सही है। तो ये मोबाइल बंद करके लिखने वाली इस बात थी, सुनने वाली कि नहीं है ना? नहीं वैसे बता, है थी कि नहीं है थी। अब ये जिंदगी आसान हो गई जी। एक एक्सपेंस था जो इन्वेस्टमेंट में शामिल हुआ पड़ा है, ये एक्सपेंस आपने यहां से निकालना है, तो निकालने के लिए क्रेडिट करोगे कि डेबिट करोगे? ये इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दोगे, ये इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो गई, और एक्सपेंस डेबिट हुआ जिसको CRE में आपने डेबिट करना है, ओके। हाँ, हमेशा इन्वेस्टमेंट इन एस, बहुत आना वादे यार,
इन्वेस्टमेंट इतना ही काफ़ी था इन SG30 से। ओके डन बच्चों, अब ये सही हो गया, बस इतना सही करवाया था आई कैप ने। यानी कि क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 यही थे ना, 17, 18, 19, 20, 21 भी था, ये 5 सवाल और क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 27 ये एडजस्टमेंट्स हैं जी। यही वाली पर्चे में कितनी दफ़ा पिछले सवाल में देखा, ये रीसेंट पास पेपर्स हैं, आप देखो और कहाँ से पर्चा बनता है भाई। तो इतनी बार चीज़ों को करो, इतनी बार तकरार करो कि बैठी हुई तो दिमाग में है ही और ज़्यादा बैठ जाए। ठीक है, नहीं ऐसे ना करो। अच्छा जी, आगे कहता है एट एक्विजिशन डेट ML's रिटेन्ड अर्निंग्स वर, चलो जी अब ये तो मैं कोई नहीं करा रहा, ये तो आपको पता ही है फिर, ठीक है ना। ओके आगे चलें, ये जो इग्नोर कराया था ये क्लास में करेंगे, नॉर्मल क्लास में, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि यहाँ की जाए। ये एक्स्ट्रा क्लास में ना सिर्फ वो चीज़ें होती हैं जो पढ़ी हुई हों, लेकिन थोड़ा बहुत ना उसमें ये भी होगा अगली बार दूसरे लेने आए, ठीक है ना। हाँ ऐसी बात हो, पढ़ी हुई हो, थोड़ा बढ़ा के फ़ायदा, ऐसी चीज़ें जैसे अभी हम बातें कर रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ है ना, नई चीज़ है, वो नॉर्मल क्लास में ही करेंगे। ठीक है, ये क्लास का मतलब सुबह वाली क्लास। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि ये क्लास नहीं है जो इस वक्त हो रही है। अच्छा ये पहले 2 तो पढ़ लो। ऑन एक्विजिशन डेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ML's नेट एसेट्स, ML हुण कौन है, अच्छा, वर इक्वल टू फेयर वैल्यू एक्सेप्ट अ ब्रांड विच हैड नॉट बीन रिकग्नाइज्ड बाय ML, फेयर वैल्यू वाज, अच्छा ये तो अब यार ये तो, अच्छा देखो हर सवाल में ये एडजस्टमेंट्स हैं कि नहीं है, ये अर्ज किया जाता है कि पक्की ठक्की 12 को एडजस्टमेंट्स हैं, जो अगर 15-16 नंबर का सवाल है तो उसमें से 11-12 नंबर आपके आ ही जाने, ठीक है ना, अल्लाह ने चाहा तो। मसला उससे नहीं है आपको, इसलिए कॉन्फिडेंट हो बच्चों। क्या कर रहे हैं आप लोग, डरते की डरे हुई शक्लें निकली होती हैं, सब्सिडरी चल रहे हैं, वो भाई वो जो क्लास, क्या नाम है उसका, वो जिसकी क्लास में रोज़ बेचारे की लेट कराता हूँ, रहमान, अब देखो परेशान फिर हो, पर परेशान ना हुआ कर यार तू। अच्छा अब जी पॉइंट 3 तो इग्नोर कर दिया, पॉइंट 4 ये बड़ी फनकारी इन्होंने लगाई थी जी। पॉइंट 4 में पता है क्या है, HL एक्वायर्ड 35%, एसोसिएट था, इधर नहीं लिखा हुआ था उन्होंने, ठीक है, कोई बात नहीं, क्या मैं लिखूंगा, लिख के काटूंगा, ठीक है जी। तो वो नज़र होनी चाहिए ना आप लोगों की, कल के टेस्ट में नज़र होनी चाहिए ना, पर्चे में पहली बार जाके देखो ऐसी चीज़, उससे बेहतर है टेस्ट में देख लो एक बार, ठीक है। अब PPE, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक और लाइबिलिटीज़, हाँ बस कांटे ऊपर लिख कर मार देना, ठीक है ना, वहाँ पे आता है, मैं ये कह रहा था, चलो लिख दो अगर लिखना दिल कर रहा है, ठीक है, समझ गए, ओके डन। अच्छा अब ये क्या है जी, वो कह रहा है HL एक्वायर्ड 35% शेयर होल्डिंग ऑफ PL बाय इन्वेस्टिंग 1500, डिटेल्स ऑफ PL's नेट एसेट्स एट 31 दिसंबर 20 वर एज फॉलोज। 31 दिसंबर 20, ये भी 31 दिसंबर 20, यानी इसी दिन की बैलेंस शीट है, वो फनकारी से नीचे रखी हुई थी, ठीक है जी। अब नेट एसेट्स याद है आपको, मैंने कहा था कि एक होता है एसेट्स इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज़। आप अगर इक्विटी निकालना चाहो तो एसेट माइनस लायबिलिटीज़, और हमने कहा था इसका मतलब इक्विटी का एक मतलब ये भी होता है नेट एसेट्स, ऐसे एसेट्स जिनमें से लायबिलिटीज़ माइनस हो चुकी हों, तो ये वही तो गिवन है, ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी गिवन है, नेट एसेट्स हैं यानी ये इक्विटी है। अच्छा अब वो कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंड ये किस दिन इसको खरीदा है हमने, शुक्र है ये 1 जनवरी को खरीदी है एसोसिएट हमने, ये पहले दिन है, ठीक है, इसमें टेंशन नहीं है। अच्छा ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20 PL अर्नड अ नेट प्रॉफिट। PL, ये PL कौन है भला, इसका प्रॉफिट दे रहा है पता नहीं क्यों। PL पेड, अच्छा PL ही चल पड़ी है बात PL पेड डिविडेंड ऑफ 490, ओ PL ने 490 का डिविडेंड दिया है, और PL यानी एसोसिएट में हमारी शेयर होल्डिंग है 35%। अगर तो हम इनकम स्टेटमेंट का सवाल बना रहे थे तो सोचते, बैलेंस शीट का सवाल है तो इग्नोरे कर देंगे, ठीक है, क्यों, पेड है, ओके। हाँ वर्क इनकम स्टेटमेंट का सवाल करना है,
पेड है तो रिकॉर्डेड है। वो आगे कहता रहे हम तो उसके मोहताज ही नहीं, क्योंकि कभी बताता है कभी नहीं बताता, हमने वो तैयारी कर रखी है कि बताया या ना बताया हमें पता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इनकम स्टेटमेंट का सवाल करते हुए एक मसला आ जाता है कि पी ने अगर इसका शेयर ऑफ डिविडेंड अपनी अदर इनकम में रिकॉर्ड किया हुआ है तो हमें उसको माइनस करना पड़ता है। एस और ए सेम ट्रीटमेंट है, ठीक है, लेकिन बैलेंस शीट के सवालों में इसको क्या करते हैं हम, इग्नोर, ठीक है। चलो वर्किंग 6 वैसे बनाते नहीं थे, लेकिन चलो ऐसे ही अगर वर्किंग 6 मैं बनाऊं ऐसे ही ज़बरदस्ती, तो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स पता नहीं कितनी है, पैट उसने दे दिया है, कितना पैट, 9 10 9 या 10, अच्छा डिविडेंड भी उसने दे दिया, फुल डिविडेंड, यहां पे फुल डिविडेंड आता है क्योंकि ये हम क्या बना रहे होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम, ठीक है। तो कितना फुल डिविडेंड, 490, ठीक है जी। और इधर देखो, मुझे बताओ क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है। अच्छा, ज़बरदस्ती बना लूँगा मैं, देखो ज़रा चेक करो, नहीं अभी 1 मिनट दो मुझे ज़रा, हाँ MCQ वाली वर्किंग भाई ने कहा, ये वही वर्किंग तो नहीं है कहीं, वही वर्किंग है। ओ माय गॉड, ये कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं आज हमें, कोई चीज़ MCQs में करके आए, कोई लेक्चर्स में करके आए, सारा कुछ ही आज जैसे दुनिया के अंदर जो करके जाएंगे सारा कुछ ही सामने आ जाएगा। ओए होए, बड़ा सख्त मामला है यार ये तो, बंदा कहेगा ओ यार लिखण वाले तू तो हद ही कर देती है, सब कुछ ही लिख गया यार तू, कुछ भी नहीं छोड़ा। लो भाई, ये कुछ बात ऐसी लिखी हुई है 31 दिसंबर 20, वो कह रहा है जी कि नेट एसेट्स जिनमें पता नहीं क्या कुछ होता है, हम अज्यूम करते हैं, सिर्फ याद करो शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स हैं अगर, ठीक है, क्योंकि यही दो चीज़ें ही ऊपर भी गिवन हैं, बाकी दोनों की भी, शेयर प्रीमियम भी है, लेकिन ना तो शेयर कैपिटल नहीं लाते हम, तो शेयर प्रीमियम को तो अगली बात है, उसको तो साइड भी कर दो। अब नेट एसेट्स यानी इक्विटी 4480 है, किस दिन, ओ अच्छा सॉरी सर, ये तो थे एक्विजिशन डेट पर, पीएल नहीं, ठीक है तो बोला है अच्छा जी, अगली बात, अब एक्विजिशन डेट पर कितने थे ये नहीं पता, ये पता लगाना है, तो ये पता लगाने के लिए क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स में 4480 डाल दो। मैंने क्यों कह दिया इसको क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग, मैंने कहा यार शेयर कैपिटल तो चेंज नहीं होता अनलेस के बता दे, तो बैलेंसिंग फिगर फिर रिटेन्ड अर्निंग्स ही होंगी 4480, ऐसे करके मैंने ज़बरदस्ती करके ये क्लोजिंग निकाल दिया। अब ओपनिंग बैलेंसिंग कितना है बताना पसंद फरमाएंगे, नहीं कहते नहीं, रिवर्स वर्किंग कार अंकल, हाँ वैसे ही कुछ समझाने के लिए, वरना तो गिवन है आज सवाल में, वो फिगर जो निकाल के दूंगा वो गिवन है 4060, यानी कि 4060 की रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, ठीक है जी। वेला टाइम होता है ना ऐसी क्लास में, बड़ा मज़ा आता है बंदे को, सब कुछ ही जो दिल करे बंदा बनाता रहता है जी। अच्छा जी 4060, अब डेट ऑफ एक्विजिशन है, बताओ जी 1 जनवरी 2020, और उस दिन की रिटेन्ड अर्निंग्स आ गई हैं हमारे पास 4060, पता नहीं क्यों, कुछ प्रूफ करेंगे इंशाल्लाह, निकाल तो लिया हमने, आगे चलो। सब्सिक्वेंट टू इन्वेस्टमेंट मेड बाय, जी कुछ रह गया, अच्छा, सब्सिक्वेंट टू एक्विजिशन इन्वेस्टमेंट बाय HL कौन है जी, इन PL ML कौन है, PL कौन है, मुझे नहीं समझ आती, इंटर कंपनी सेल्स ऑफ गुड्स आर इनवॉइस एट अ मार्कअप ऑफ 25%, यार अब मैं ये तो बिल्कुल नहीं करा रहा, समझ आई है ना, प्लीज़ यार प्लीज़ ML's इन्वेंट्री में गुड्स बड़ी हैं जो HL से खरीदी हैं, PL's की खुदा का खौफ करो, ये ज़रा पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, रिसीवेबल फ्रॉम, यार एक तो मुझे ML सचमुच परेशान करते हैं, S है ये, अच्छा, रिसीवेबल फ्रॉम S एज पर P बुक्स,
74. रिसीवेबल फ्रॉम एस एज पर पी बुक्स, पी की बुक्स में 840 में रिसीवेबल नजर आ रहा है कितना? 74. ठीक है। और अगली बात खामोश है, ना कोई कैश इन ट्रांजिट ना गुड्स इन ट्रांजिट, तो पक्की बात है पी अगर कह रहा है एस से रिसीवेबल 74 है तो एस भी कह रहा होगा पेबल, ओह सॉरी, एस भी कह रहा होगा पेबल टू पेरेंट 74 है। तो क्या करोगे? इन दोनों को कैंसिल कर लोगे, कोई कैश इन ट्रांजिट वगैरह नहीं है। ठीक हो गया? सेकंड, पेबल टू, पीएल कौन है? एसोसिएट है। ऑन 31 दिसंबर एज पर पेरेंट्स बुक, पेरेंट की किताबों में पेबल टू एसोसिएट आ रहा है। पेरेंट की किताबें हैं, पेरेंट की किताबें हैं, पेबल टू एसोसिएट आ रहा है कितना? 98। अब अगली बात, जाहिर सी बात है, एस की किताब, ये ए की किताबों में भी ये वो उसकी किताबों में क्या आ रहा है? पेबल टू ए, तो इसकी किताबों में रिसीवेबल फ्रॉम पी होगा कितना? 98। लेकिन ये आपस का बैलेंस भी नहीं है, इसलिए इसको कैंसल नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद एच एल वैल्यूज एन सी आई एट इट्स फेयर वैल्यू विच वॉज, अब ये अब क्या आपको बताना। ठीक है। ओह सवाल तो ख़त्म भी हो गया, इस सवाल में तो और कुछ निकला ही नहीं। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ यार ये तो कुछ भी नहीं है सवाल। अच्छा, इसमें ना कहीं पे मुझे देखो, एसोसिएट का अकाउंट बनाओगे ना कि नहीं बनाओगे? एसोसिएट का अकाउंट जब बनाओगे तो उसके अंदर प्री निकालोगे, प्री ए रिटेन्ड अर्निंग्स, यहाँ तो आती नहीं, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। ठीक है जी, यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, फिर पोस्ट निकालते हैं, उसमें क्लोजिंग माइनस प्री करते हैं। बोलो, तो क्लोजिंग माइनस प्री कितना निकल रहा है? आप कह रहे हो जी ये तो लंबा चौड़ा काम है। फॉर एग्जांपल लंबा चौड़ा काम नहीं करते हम, तो चलते हैं जी प्रॉफिट, हाँ न्यू वर्जन में चलते हैं। प्रॉफिट पोस्ट ही है सारा, 910 है। इसका कितने %? सारा साल है ना हमारे पास, 35 बताओ ज़रा। हाँ 318 इशारिया। लेकिन एक मसला है, अगर आपने यहाँ पर पूरा प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है तो फिर जो हमारे इसका प्रॉफिट का अपना शेयर, तो जो हमारा डिविडेंड बनता है फिर उसको माइनस भी करो। डिविडेंड 490 है इंटू 35%, बोलो 171.5। इन दोनों को ज़रा नेट करना, इन दोनों को नेट करो। 140, क्या बोला 140, क्या बोला 140, यानी इधर 147 नेट में आ रहा है। अब ज़रा इतनी लंबी वर्किंग जो की है इससे प्रूफ भी कर लेते हैं इसको। अब तो मैं क्लोजिंग वगैरह निकाल चुका ना। क्लोजिंग है 4480, प्री है 4060, ठीक है, इंटू 35%, बोलो हाँ मिल गया है ना। लेकिन ये करना नहीं था, वो तो हमें दूसरा तरीका आता है। ठीक है ना। तो चलो यार थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाओ, ऐसे ना करो, परेशान ना हो। ठीक है। और ये जो वर्किंग हमने की थी ये पास पेपर 4 के लिए की थी, ऐसे ही है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बस देख लो। अब मसला ये है कि वो नहीं हुए, ठहर जाओ, मुझे ये तो देखने दो। मंजिल और पिस्टैच्यू तो आपने कर लिया है, तो मंजिल जो है इसके अंदर मसला क्या है, सिर्फ ये सुनते जाओ। एक मिनट प्लीज़, मैं मैं करवाऊंगा, सही जाहिर है मेरे ज़िम्मे जो है ये भी है। देखो 5 भी होमवर्क में कर सकते हो मेरे ख्याल से आप। एक मिनट, 18 पर शेयर एक्विजिशन, ऐसे ही गुजार रहा हूँ नज़र बस। ईयर वाइज प्रॉफिट फॉलोइंग इंटरकंपनी से डिक्लेयर डिविडेंड लोन वाज ग्रांटेड, क्योंकि ये होता है ना कि ये हाँ ऐसी को बात हुई है, कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए वो सवाल ये होमवर्क में करना आपने। और 5, ठीक है, क्योंकि 4 तक तो हो चुका हुआ है, 4 मैंने करवा दी। ये एक मिनट, ये 4 हो गया,
मैंने करवाया या आपने भी कर लिया है? आपने करना है अभी या कर लिया है? ठीक है, तो 5 की कोशिश करना यार, आज ना हो तो कल कर लेना, ठीक है। ये 3 अभी आपने करना है, आप कह रहे हो, ये भी तो हो गया यार। अच्छा, मैं भी कहूँ, मैं परेशान हो गया। ओके ओके, इसको ना बस यही होमवर्क 3, यही होमवर्क में, ठीक है। वो 5 गलत साइड पे लिख दिया था, वो इतना आसान सवाल था, रहने दो, उन्होंने ना ही करना, उन्होंने ना ही करना। 3 को करो। अब 3 के अंदर मसला कहाँ आना है ये ज़रा सुनते जाओ। 2 में जो मसला है वो अगर हुआ, किसी ने नहीं किया अभी तक तो कर ले। 1 हम कर चुके हैं, 2 को मैं देख लूँगा कल। 3 में जो मसले आने हैं वो सुन लो। 3 में ना जी, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम का जो आइटम है वो बड़ा आइटम है। वो भला कौन सा आइटम है? ये एडजस्टमेंट पढ़ो, जज्बा जुनून, ML HL KL, ये ऑलरेडी 3 थे चौथा आ गया JL। ये हुआ ऐसे है कि HL और KL ने, HL और KL ने, सब्सिडियरी एसोसिएट ने आगे JL के शेयर्स खरीद लिए। अब ये इतनी 150 ईच के ऊपर एक शेयर मिला, प्लस 2% ट्रांजैक्शन कॉस्ट। वो बेटा निकाल देंगे तब जब ये FVTPL पे हुए। अगर FVT OCI पे हुए तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड होगी। मैंने साथ लिख दिया IFRS 9 जी। पुरानी बातें करनी पड़ती हैं, देखो ना। और देखो तो पेरेंट है ML, हाँ बस हो गई सर हमारी, और KL सब एसोसिएट, HL सब्सिडरी, और नवा आया सोने JL। HL एंड KL क्लासिफाइड इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI। इसका मतलब OCI वाला आ गया, और आपने पास पेपर 1 भी किया है, और वो छोटा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किया है, ये वैसा ही होगा। बस फर्क ये है कि अदर कंप्रीहेंसिव इनकम की हेडिंग में आएगा फेयर वैल्यू रिजर्व। याद करें आप, ऐसे करके आप लेजर्स बनाएंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन JL, अब ये HL अपनी किताबों में सेपरेट में कर रहा होगा, ऐसे ही KL भी अपनी किताबों में कर रहा होगा। इन्वेस्टमेंट इन जज्बा, ये कैश पे करेंगे, ट्राई करना है ना, ठीक है। उसके बाद ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपने अगर बीच में पड़ी हुई है तो रहन देनी है। और भाई नुमान, अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट कह रहा है ना इंक्लूडिंग है इस पैसे में, तो फिर रहने देनी है, यहां पे निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि FVT OCI है। क्लोजिंग को जब आप फेयर वैल्यू पर लेकर जाओगे तो जो गेन लॉस आएगा वो गेन लॉस फेयर वैल्यू, ऐसे करके लिखते थे, फेयर वैल्यू रिजर्व, बैलेंसिंग निकला है, ये जी गेन है या लॉस है, जो भी है ये OCI में जाएगा। वैसे ये लॉस है, ठीक है, तो ये लॉस है, ये OCI में जाएगा इस सवाल के अंदर, ठीक है। सवाल मैंने करवाना है, लेकिन ऐसे इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। बाकी सवाल में कोई जान नहीं, इंशाल्लाह आपको मारनी पड़ने वाली, ठीक है। लेकिन इसको ज़रा देखिएगा ध्यान से, ये आपका होमवर्क है पास पेपर 3, ठीक है जी। पास पेपर 3 होमवर्क है, बाकी कोई होमवर्क नहीं है। पास पेपर 3 जो पेज नंबर 173 के ऊपर है। ओके, अल्लाह हाफिज़।